अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, आज हम जो है ना एम्ब्रियोलॉजी के ऑल दी वीक्स को एक क्विक रिव्यू में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सारे वीक्स को इंडिविजुअली पढ़ा था, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बट आज इसके लेक्चर के अंदर हम सारे जो भी वीक्स हैं ना उसको क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इससे पहले इट इज़ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड मस्ट लाइक दी वीडियोस, ठीक है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से की इवेंट्स होते हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट। अच्छा, 14th डे पे बेसिकली क्या होती है, आपको पता है कि 14th डे पे बेसिकली ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। अच्छा, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एलएच सर्ज, एलएच हार्मोन की वजह से 14th डे पे हमारी ओव्यूलेशन होती है। एंड आपको पता है कि ये जो एलएच की सर्ज है ना, ये तकरीबन 36 आवर्स तक रहती है इन अ फीमेल बॉडी, ठीक है। अच्छा, जब ओव्यूलेशन हो जाएगी तो विच इज़ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन आल्सो, मीन्स अगर स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गई, तो इट मीन्स दैट ऑन दैट डे फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। अच्छा, जब हम एजाकुलेशन करते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मली हम एजाकुलेशन में 39 टू 40 मिलियन स्पर्म्स को, तकरीबन 39 से लेके 40 मिलियन स्पर्म्स तक हम स्पर्म्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर नॉर्मल एजाकुलेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एजाकुलेशन वो होती है जिसमें हम 2 डेज़ का गैप रखते हैं, 2 डेज़ का गैप रखे उसके बाद जो हम एजाकुलेशन करते हैं दैट इज़ नॉर्मल एजाकुलेशन, ठीक है। अच्छा, जब हम 39 मिलियन स्पर्म्स को जो है ना बेसिकली एजाकुलेट करते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 मिलियन स्पर्म्स वेजाइना में पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। एंड 2 मिलियन में से तकरीबन आपको पता है कि 300 से लेके 500 स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में आते हैं या ओविडक्ट में आते हैं, वहाँ पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है, ठीक है। अच्छा, जब ये जायगोट बन गया ना, जायगोट कहाँ पे बनेगा? फेलोपियन ट्यूब में बनेगा। तो जायगोट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एंड न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? जहाँ से ये जायगोट बना है, एंड जायगोट कहाँ पे बना है? फेलोपियन ट्यूब में। तो जायगोट को जो न्यूट्रिशन मिलती है ना, वो बेसिकली सीक्रेटरी सेल्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब से मिलती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फेलोपियन ट्यूब में जो जायगोट बनता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली सीक्रेटरी सेल्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, उसके बाद जो जायगोट है ना, जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट की एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा। क्या नाम देते हैं? जोना पेलुसिडा। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अवर जायगोट, ठीक है। ये सारा आपको जायगोट नजर आ रहा है। इस जायगोट की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। अच्छा, तो जायगोट की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। अच्छा, जब स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करके आते हैं तो उसको ट्रेवल करने में एक आयन का रोल होता है दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स बेसिकली। अच्छा, मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था दैट वाज कैपेसिटेशन। अच्छा, उस कैपेसिटेशन में क्या होता है कि कैपेसिटेशन में स्पर्म्स की मोटेलिटी को इंक्रीज किया जाता है। ये प्रोसेस बेसिकली सर्विक्स में होता है ना, सर्विक्स में होता है। सर्विक्स में क्या होता है कि जब हम स्पर्म्स को फीमेल की वेजिना में पेनिट्रेट करते हैं तो स्पर्म्स सर्विक्स में रिजाइड करते हैं। एंड उस सर्विक्स के अंदर हमारे स्पर्म्स में कैल्शियम आयन की मेंटेनेंस की जाती है। एंड कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो हम बोलेंगे दैट इज कैल्शियम आयन। अच्छा, उसके बाद एक जीन होता है विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज कैस्पर जीन। अच्छा, उसके बाद ये तो जोना पेलुसिडा है जो मैंने आपको बताया कि जायगोट की जो आउटर कवरिंग है इसका क्या क्या काम होता है कि ये बेसिकली पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, ठीक है। एंड साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। पॉलीस्पर्मी मीन्स इट प्रिवेंट दैट कि एक एग के अंदर एक से ज़्यादा स्पर्म सेंटर ना हो, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि समटाइम हमारा जायगोट जो है ना फेलोपियन ट्यूब में बनता है एंड वहीं पे जाकर रिजाइड करता है। इट मीन्स दैट कि वो यूट्रस में नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जोना पेलुसिडा बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट करता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो जायगोट है ना इसमें क्लीवेज होती है। क्लीवेज के बाद मोरूला बनता है एंड मोरूला इज बेसिकली एट 16 सेल्स स्टेज एंड दिस इज मलबेरी शेप्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब ये मोरूला बन जाता है ना तो ये इंटर होता है हमारी यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। यूट्राइन कैविटी मीन्स यू कैन से दैट फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इससे आगे क्या बनता है? एडवांस्ड और लेट मोरूला। इसमें तकरीबन
32 सेल्स होते हैं। तो दिस इज अ की डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल मोरूला एंड एडवांस मोरूला। के नॉर्मल मोरूला में बेसिकली 8 to 16 सेल्स होते हैं, लेकिन जो हमारा एडवांस्ड मोरूला होता है इसमें तकरीबन 32 सेल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद दिस इज अ डायग्राम ऑफ अवर जायगोट। ठीक है, दिस इज अ जोना पेलुसिडा, जिसका दो फंक्शंस मैंने आपको बताया कि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है एंड साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को साथ में। अच्छा, उसके बाद इस जायगोट के दो मासेस होते हैं, एक आउटर सेल मास होता है, ठीक है, एंड दूसरा ये इनर सेल मास होता है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी जोना पेलुसिडा है ना, इसकी ब्रेक डाउन होती है, दिस इज कॉल्ड एज जोनल हैचिंग। जब जोना पेलुसिडा ब्रेक डाउन हो जाए दैट इज कॉल्ड एज जोनल हैचिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो यूट्राइन फ्लूइड है ना वो बेसिकली इस बेसिकली जायगोट के अंदर आना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब जोनल हैचिंग हो जाएगी तो यूट्रस का जो फ्लूइड है वो बेसिकली जायगोट के अंदर आएगा। ठीक है, जब वो यूट्राइन फ्लूइड इंटर करेगा ना तो वो बेसिकल जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास को पुश करेगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, इनर सेल मास को पुश करेगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बन जाएगी एंड आफ्टर दैट हम जायगोट को नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम पहले जायगोट बोल रहे थे, मोरूला बोल रहे थे, अब हम इसको जायगोट नहीं बोलेंगे, अब इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे बिकॉज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इज जनरेटेड। देखें, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जोनल हैचिंग, ये बेसिकली 5th डे पे होती है। क्या होता है बेसिकली कि ये बेसिकली हमारा क्या है, यू कैन से जायगोट है, ठीक है, ये जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इस तरह से टूटता है, इसमें फ्लूइड इंटर होता है। जब फ्लूइड इंटर हो जाएगा ना तो हमारा जो इनर सेल मास है वो पेरिफेरी पे चला जाएगा। ठीक है, साथ में ये कैविटी बन जाएगी एंड दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील कैविटी। अब हम इसको नाम देंगे क्या, बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट की बेसिकली इम्प्लांटेशन होती है। अच्छा, किस डे पे होती है, बेसिकली 6th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे जो है ना बेसिकली इम्प्लांटेशन होती है। और ये इम्प्लांटेशन तकरीबन 10th डे पे कंप्लीट होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 6th डे पे इम्प्लांटेशन होती है, 10th डे पे कंप्लीट होती है। अच्छा, ये जो इम्प्लांटेशन होती है ना ये किस टाइप की होती है, बेसिकली इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होती है। अच्छा, इंटरस्टिशियल मीन्स के ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ना ये कम्प्लीटली एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करता है, दैट्स वाई जो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है दैट इज बेसिकली इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन के, जो ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है इसके कितनी फेजेस होते हैं, याद रखना इसके 3 फेजेस होते हैं, अपोजिशन, एडहेजन एंड इन्वेजन। ये 3 फेजेस होते हैं इसके इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, जो अपोजिशन है दैट इज फैसिलिटेटेड बाय पाइनोपोड्स व्हिच आर विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड जो पाइनोपोड्स होते हैं ना दीज आर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। अच्छा, एडिशन इज फैसिलिटेटेड बाय इंटीग्रिन्स एंड सिलेक्टिन, ठीक है, इन्वेजन इज फैसिलिटेटेड बाय मेटालोपोरिनेज एंजाइम। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं निटाबुच लेयर के बारे में कि निटाबुच लेयर जो है ना ये बेसिकली लिमिट करता है पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मींस के जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा पेनिट्रेट हो रहा होता है यूट्रस में, तो इस पेनिट्रेशन को लिमिटेड रखना किसका काम होता है, बेसिकली निटाबुच लेयर का। अच्छा, उसके बाद ये जो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होती है इन द यूट्रस दैट इज ई सेंट्रिक। मीन्स क्या है, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट सिर्फ एक साइड से पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है, दैट्स वाई द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज बेसिकली ऑफ व्हाट टाइप, ई सेंट्रिक। अच्छा, हर्टमन साइन क्या होती है कि जिस डे पे हमारा यू कैन से ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या इम्प्लांट करता है ना उस डे पे वेजाइना से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है, दैट इज डे ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इसको हम समटाइम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या हर्टमन साइन है। ठीक है, तो ब्लीडिंग आल्सो कम्स व्हेन अ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द यूट्रस। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, दिस इज अ वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोलेमिनर जर्म डिस्क। इसमें बेसिकली हमारा जो बायोलेमिनर जर्म डिस्क है ना ये बनती है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं वीक ऑफ टूज। क्या नाम देते हैं, वीक ऑफ टूज भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें दो जर्म लेयर्स और 2 लेयर्स बनते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इसमें 2 कैविटीज़ बनती हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम वीक ऑफ टूज भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है कि बेसिकली एक तो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ये बेसिकली कंप्लीट हो जाएगी ऑन द 10th डे। मीन्स के इम्प्लांटेशन फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई थी, सेकंड वीक तक ये हमारी इम्प्लांटेशन चलती है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ये ज़ोना पेलुसिडा है ना, ज़ोना पेलुसिडा ये इस स्टेज पे डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि ब्लास्टोसील बन गई है ना। इट मीन्स दैट कि ज़ोनल हैचिंग हो चुकी है। जब जब ज़ोनल हैचिंग हो चुकी है तो ज़ोना पेलुसिडा बेसिकली डिसअपीयर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा ज़ायगोट बनता है, मैंने आपको बताया कि अच्छा, एक चीज़ याद रखना, पहले ज़ायगोट में क्या था, आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास। जब इस ज़ायगोट की या ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है ना, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन इनके नाम चेंज हो जाते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन आउटर सेल मास को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, आउट एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास को हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन इनके नाम ही चेंज हो जाते हैं। पहले जिसको हम आउटर सेल मास बोल रहे थे, अब हम इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। जिसको हम इनर सेल मास बोल रहे थे, इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम्स आर चेंज्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा आउटर सेल मास है जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है दो लेयर्स में, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दूसरा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम सिंशोट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं। वाट एवर यू प्रोनाउंस इट, इट डजेंट मैटर, ठीक है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इज मोर ऑथेंटिक। इससे आपको पता है कि HCG हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, डेट इज ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो बेसिकली प्रेगनेंसी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, इससे क्या बनता है कि हमारा एपीब्लास्ट बनता है एंड हाइपोब्लास्ट बनता है। एंड एपीब्लास्ट क्या, दैट इज प्रिमिटिव एक्टोडर्म, एंड हाइपोब्लास्ट क्या, दैट इज प्रिमिटिव एंडोडर्म। अच्छा, इस वी के अंदर टू कैविटीज भी प्रोड्यूस होती हैं, एक एमनियोटिक सैक एंड दूसरी यॉक सैक। अच्छा, एमनियोटिक सैक जो है ना, ये बेसिकली इपीब्लास्ट से बनती है। किस तरह से बनती है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड जो हमारे यॉक सैक है ना, ये बेसिकली हाइपोब्लास्ट से बनती है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या बनता है, हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में, ठीक है। दो कैविटीज बनेगी, कौन सी, एमनियोटिक सैक एंड यॉक सैक, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो एमनियोटिक्स है कि ये बेसिकली एपीब्लास्ट से बनेगी, यॉक्सेक जो है ये बेसिकली हाइपोब्लास्ट से बनेगी। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, लुक एट दिस डायग्राम कि यहाँ पे देखें, दिस इज़ आवर आउटर सेल मास, इसको हम आउटर सेल मास बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ आवर इनर सेल मास एंड दिस इज़ ब्लास्टोसील, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि इनर सेल मास से हमारा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में बनना है, ठीक है। होता क्या है कि देखें बेसिकली यहाँ पे जो आपको टाल कोलमनर सेल्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज एपीब्लास्ट एंड दिस इज हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो अब इनर सेल मास से हमारी ये चीज़ें बन गई, ट्रोफोब्लास्ट इंटैक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे जो एपीब्लास्ट सेल्स बने हैं, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं ना, ये ट्रोफोब्लास्ट के कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। देखें, ये टाल कोलमनर सेल्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। एंड जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये बेसिकली कॉर्नर पे चले जाते हैं, ठीक है। जब ये एपीब्लास्ट के सेल्स कॉर्नर्स पे चले गए टुवर्ड्स ट्रोफोब्लास्ट, तो एक कैविटी जनरेट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। एंड जब हमारे हाइपोब्लास्ट के सेल्स नीचे चले आए, ठीक है, टुवर्ड्स ट्रोफोब्लास्ट, तो एक कैविटी बन गई, दैट इज कॉल्ड एज यॉक सैक, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एमनियोटिक कैविटी एंड यॉक सैक की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स एंड साथ में जो ट्रोफोब्लास्ट है, इनको हम कंबाइंड नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाउजर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं, हाउजर्स मेम्ब्रेन। एंड ये चीज़ याद रखना है कि हाउजर्स मेम्ब्रेन बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच सेल्स, हाइपोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि देखें जो हमारा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट बना था, ठीक है, दीज वर प्रिमिटिव जर्म लेयर्स। तो जो हमारा हाइपोब्लास्ट है एंड एपीब्लास्ट बोथ आर कमिंग फ्रॉम इनर सेल मास, ये बेसिकली इनर सेल मास से आए हुए हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया आफ्टर इम्प्लांटेशन, जिसको हमने नाम दिया बेसिकली एम्ब्रियोब्लास्ट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो यॉक सैक है ना, इसकी मेम्ब्रेन, इसकी जो वॉल है, ये प्रोलिफरेट करती है एंड इससे हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है, ठीक है। जो हमारी यॉक सैक है, देखें, दिस इज़ अवर यॉक सैक। तो यॉक सैक की जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली प्रोलिफरेट करती है एंड इसकी प्रोलिफरेशन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है। अच्छा, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है ना, तो उसको मज़ा नहीं आता, साथ में स्मॉलर कैविटीज़ भी बनती हैं। क्या बनती हैं, स्मॉलर कैविटीज़ भी बनती हैं। लेटर ऑन वो ज्वाइन होकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनाती हैं, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि बेसिकली क्या होता है कि जब यॉक सैक प्रोलिफरेट करेगी तो इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनेगा। जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गया तो उसको मज़ा नहीं आता, साथ में स्मॉलर कैविटीज़ भी बनती हैं जो आपस में मिलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनाती हैं, ठीक है।
अच्छा, लुक एट दिस डायग्राम। क्या बेसिकली देखें है, ये हमारी एमनियोटिक सैक है, ठीक है, एंड ये हमारी यॉर्क सैक है, ठीक है, एंड ये हमारा आउटर ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो यॉर्क सैक है इसकी वाल बेसिकली प्रोलिफरेट कर रही है, एंड इसकी प्रोलिफरेशन से ये जो येलो कलर का मास बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, ठीक है। एंड जब इसकी वाल प्रोलिफरेट करती है तो साथ में देखिए स्मॉलर कैविटीज़ भी बनती हैं, ठीक है। एंड ये कैविटीज़ आगे जाके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एंड ये आपको येलो कलर में मास नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक हमारा अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म भी होता है, एंड जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म है ना, ये कनेक्टिंग स्टॉक में कन्वर्ट होता है, जिससे आगे जाके हमारा अम्बिलिकल कार्ड भी बनता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना के कैसे बना, जब यॉर्क सैक की वाल प्रोलिफरेट कर गई देन आफ्टर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डिवाइड होता है सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड स्प्लांक्निक प्लूरो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म एंड स्प्लांक्निक मेसोडर्म। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है कि जो सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है ना, इट इज आउटसाइड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम और अटैचिंग टू द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जो हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है ना, इससे आउटसाइड वाला जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज, यू कैन से, सोमेटोप्लूरिक, ठीक है। एंड बेसिकली जो आउटसाइड द यॉर्क से प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली स्प्लांक्निक मेसोडर्म, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग के सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म कौन सा होगा, जो बेसिकली अटैच होगा ट्रोफोब्लास्ट के साथ, एंड स्प्लांक्निक मेसोडर्म वो होगा जो बेसिकली यॉर्क सैक से आउटसाइड लाई करेगा। अच्छा, लुक एट दिस डायग्राम पे बेसिकली यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दिस इज़ अवर मेसोडर्म, ठीक है, दिस इज़ एमनियोटिक कैविटी, दिस इज़ यॉर्क सैक, ठीक है। तो यॉर्क सैक के बाहर जो ब्लू कलर में आपको मेसोडर्म नज़र आ रहा है आउटसाइड द यॉर्क सैक, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लांक्निक प्लूरिक मेसोडर्म, ओके। एंड जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच है दिस इज कॉल्ड एज सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होती है बेसिकली एमनियन एंड कोरियन की। अच्छा, किस तरह से होती है, देखें यहाँ पे देखें दिस इज अवर स्प्लांक्निक प्लूरोमेसोडर्म, एंड साथ में यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एमनियोजेनेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, एमनियोजेनेटिक सेल्स। तो जब ये स्प्लांक्निक मेसोडर्म एंड एम्ब्रियोजेनेटिक सेल्स आपस में मिलते हैं तो इससे हमारी एमनियन बनती है, ठीक है। एंड जब हमारा जो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म है ना, ये यहाँ पे देखें दिस इज सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, एंड साथ में दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, जब ये आपस में मिलते हैं तो कोरियन की फॉर्मेशन होती है। तो एमनियन एंड कोरियन की फॉर्मेशन कैसे हो गई, वंस अगेन आई रिपीटिंग कि जब स्प्लांक्निक प्लूरोमेसोडर्म एंड साथ में एमनियोजेनेटिक सेल्स आपस में मिलेंगे तो एमनियन बनेगी। कोरियन कैसे बनेगी, जब सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म एंड साथ में ट्रोफोब्लास्ट आपस में मिलेंगे तो कोरियन की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, उसके बाद देखें अब बेसिकली फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी यॉर्क सैक की। किसकी, सेकेंडरी यॉर्क सैक। अच्छा, सेकेंडरी यॉर्क सैक बेसिकली कैसे बनती है कि जब हमारा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ये जो बना था, जब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम ग्रो करता है ना, ठीक है, लार्जर इन साइज, जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो ये प्राइमरी यॉर्क सैक जो है ना, जहाँ पे नज़र आ रही है आपको, इस प्राइमरी यॉर्क सैक को बेसिकली क्या करता है, कंप्रेस करता है, ठीक है। जब ये कंप्रेस करता है तो इसके स्मॉलर पीसेस जो है ना वो बन जाते हैं, एंड वो स्मॉलर पीसेस यहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग यॉर्क सैक बचता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी यॉर्क सैक। मींस के प्राइमरी यॉर्क सैक इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी यॉर्क सैक। कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस, कि जब हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जब ये बहुत ज़्यादा साइज में ग्रो करता है तो ये प्राइमरी यॉर्क सैक को कंप्रेस करता है, इसके स्मॉलर पीसेस बनते हैं, वो यहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग यॉर्क सैक बनती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी यॉर्क सैक, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद दिस इज़ अ ट्रोफोब्लास्ट। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो हमारा आउटर सेल मास है ना, उसको हम आगे जाके क्या नाम दे रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट। मीन्स पहले उसको हम बोल रहे थे आउटर सेल मास। जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गई तो आफ्टर द इम्प्लांटेशन हम ट्रोफोब्लास्ट को नाम क्या देते हैं, सॉरी आउटर सेल मास को क्या नाम देते हैं, आउटर सेल मास को हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट का। अच्छा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट में। अच्छा, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, इसके जो सेल्स होते हैं दीज आर मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं, ठीक है, एंड इनसे आगे जाके फिर से ट्रोफोब्लास्ट बनता है। दैट्स वाई साइटोट्रोफोब्लास्ट को हम के जो सेल्स होते हैं इनको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, इनके सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं,
ठीक है, ये कंटिन्यूस लेयर्स बनाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ विलाय, ठीक है। एंड सिंस हेटेरोट्रोफोब्लास्ट डायरेक्टली इंटरफेयर करता है मैटरनल ब्लड के साथ एंड फैसिलिटेट करता है न्यूट्रिएंट एंड गैसियस एक्सचेंज को। अच्छा, सिंस हेटेरोट्रोफोब्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में। किसमें? यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि ट्रोफोब्लास्ट के दो लेयर्स हो गए, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड आपको पता है कि इस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन बनता है दैट इज कॉल्ड एज HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इसको हम वीक ऑफ गैस्ट्रुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली जर्म लेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे बॉडी के जर्म लेयर्स बनते हैं। एंड 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। एंड अच्छा, इसको हम और क्या नाम देते हैं? दैट इज़ अ वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क। इसको हम बोलते हैं वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, तो इस वीक के अंदर 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, ठीक है। एक डेफिनेटिव एक्टोडर्म, डेफिनेट एंडोडर्म, डेफिनेटिव मेसोडर्म। अच्छा, बेसिकली आप देखें वंस अगेन ये डायग्राम जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको देखें, दिस इज़ अवर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है। दिस इज़ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एंड दीज आर एपिब्लास्टिक सेल्स विच आर टॉल कोलमनर सेल्स एंड दीज आर हाइपोब्लास्टिक सेल्स विच आर क्यूबॉइडल सेल्स। अच्छा, बेसिकली अब हम इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस होनी है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये देखें, दीज आर अवर एपिब्लास्टिक सेल्स, ठीक है, विच आर टॉल कोलमनर सेल्स एंड दीज आर हाइपोब्लास्टिक सेल्स विच आर बेसिकली यू कैन से दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली हमारे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जो बेसिकली हमारे हाइपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, ये थोड़े से इलोंगेटेड हो जाते हैं। जब ये इलोंगेट होते हैं तो इससे प्री कॉर्डल प्लेट बनती है, ठीक है। एंड प्री कॉर्डल प्लेट है ना, ये बेसिकली फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो इंडिकेट करती है अबाउट हेड ऑफ एम्ब्रियो। ये हमें हेड ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बताती है। अच्छा, ये कहाँ से बनती है? ये हाइपोब्लास्टिक सेल्स से बनती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्री कॉर्डल प्लेट कब बनती है, जब क्यूबाइडल सेल्स जो होते हैं हाइपोब्लास्टिक सेल्स जब वो इलोंगेट होते हैं तो प्री कॉर्डल प्लेट बनती है। तो प्री कॉर्डल प्लेट इज फाउंड फ्रॉम एपिब्लास्टिक सेल्स जब वो इलोंगेट होते हैं। अच्छा, जब हमारी प्री कॉर्डल प्लेट बन जाती है ना, नाउ वी आर यू कैन से एबल टू डिस्कस अबाउट हेड एंड टेल ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हेड ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है हेड एंड, दूसरी होती है टेल एंड, ठीक है। जो प्री कॉर्डल प्लेट के करीब एंड होगी दैट वुड बी अवर क्रेनियल एंड या हेड ऑफ एम्ब्रियो, एंड टेल एंड वो होगी जो बेसिकली प्री कॉर्डल प्लेट से दूर होगी। इट मीन्स दैट देखिए दिस एंड इज टूवर्ड्स प्रीकॉर्डल प्लेट, तो this is our head of embryo and this end is away from precaudal plate, so this is tail of embryo. so यहाँ में लिखा हुआ है this is head of embryo, this is tail of embryo। क्यों? क्योंकि यह बेसिकली precaudal plate के करीब है, ये precaudal plate के अवे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी? प्रिमिटिव स्ट्रीक की एंड प्रिमिटिव नॉट की, ठीक है। प्रिमिटिव नॉट एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से होती है? जो हमारे एपिब्लास्टिक सेल्स हैं विच आर टॉल कोलमनर सेल्स और बेसिकली मूव करते हैं टुवर्ड्स क्रेनियल एंड, ये क्रेनियल एंड की तरफ मूव करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, रश करते हैं, तो इनसे एक स्ट्रीक बनती है दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड साथ में एक नॉट बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव नॉट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हैंडसन्स नोड, इसको हम हैंडसन्स नोड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, कैसे बनी? जब एपिब्लास्टिक सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स क्रेनियल एंड, ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गए। दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो हमारे ऑल 3 जर्म लेयर्स हैं ना, वो बेसिकली प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही बनते हैं, ठीक है। जो हमारे 3 जर्म लेयर्स हैं, मीन्स जो हमारे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है, इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट मीन्स दैट ऑल 3 जर्म लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा, एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जब गैस्ट्रुलेशन होती है ना, तो सबसे पहले हमारा एंडोडर्म बनता है, सबसे पहले हमारा एंडोडर्म बनता है, देन हमारा मेसोडर्म बनता है, देन हमारा एक्टोडर्म बनता है। तो एंडोडर्म इज अवर फर्स्ट लेयर, ठीक है, मेसोडर्म इज अवर सेकंड लेयर, एक्टोडर्म इज अवर थर्ड लेयर। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन
पहले कौन सा लेयर बनता है, पहले हमारा एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, देन एक्टोडर्म। अच्छा, उसके बाद एम्ब्रियो को हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि दिस इज़ अवर प्रीकॉर्डल प्लेट, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ हेड ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि दिस रीजन इज टुवर्ड्स प्रीकॉर्डल प्लेट एंड दिस इज टेल ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड नजर आ रही है, प्रिमिटिव नॉट नजर आ रही है, प्रिमिटिव स्ट्रिक नजर आ रही है, ठीक है। एंड दिस इज अवर मेसोडर्म व्हिच वाज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद देखें हम एम्ब्रियो को कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो बीच में आपको मेसोडर्म नज़र आ रहा है, ऊपर आपको एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखें होता क्या है कि बेसिकली इस जगह पे जो हमारा प्रोकॉर्डल प्लेट बना था ना, ये प्रोकॉर्डल प्लेट विच इज़ टुवर्ड्स क्रेनल एंड, ये प्रोकॉर्डल प्लेट आगे जाके बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। एंड बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से ओपनिंग ऑफ माउथ बनती है, ठीक है। अच्छा, इससे अपोजिट साइड पे बेसिकली क्लोइकल मेम्ब्रेन बनती है एंड क्लोइकल मेम्ब्रेन से एनएस की फॉर्मेशन होती है। एंड एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इस प्रोकॉर्डल प्लेट एंड क्लोइकल मेम्ब्रेन इन दोनों जगह पे बेसिकली मेसोडर्म एब्सेंट होता है। देखें, दिस इज अवर मेसोडर्म, यहाँ पे आपको क्लोइकल मेम्ब्रेन एंड प्रोकॉर्डल प्लेट वाली जगह पे आपको मेसोडर्म नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि इस थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है एंड विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि बेसिकली दिस इज़ की इवेंट ऑफ थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड बनता है। किस तरह से बनता है कि जो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, यह बेसिकली रिप्लेस करती है मेसोडर्म को एंड नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब प्रिमिटिव स्ट्रीक मेसोडर्म को रिप्लेस करेगी ना, तब हमारी नोटोकॉर्ड प्रोड्यूस होगी। आपको पता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड प्रिमिटिव नॉट या हिंसन्स नोट्स आपस में साथ में बने थे ना, तो ये प्रिमिटिव नॉट बेसिकली डाउनवर्ड मूव करता है, मेसोडर्म को रिप्लेस करता है, एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस नोटोकॉर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नोटोकॉर्ड कहाँ पे बनता है, नोटोकॉर्ड बेसिकली मेसोडर्म में बनता है, क्योंकि इसने मेसोडर्म को रिप्लेस किया है तभी वहाँ पे बना है ना। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड बेसिकली हमारे मेसोडर्म में बनती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस जो नोटोकॉर्ड जो हमारी बन गई कैसे बनी, जब हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक ने मेसोडर्म को रिप्लेस किया। अच्छा, इस नोटोकॉर्ड का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली हमारी सिंपल एक्टोडर्म को कन्वर्ट करती है न्यूरो एक्टोडर्म में। नोटोकॉर्ड बेसिकली एक्टोडर्म को कन्वर्ट करती है न्यूरो एक्टोडर्म में। अच्छा, किस तरह से देखें, ये आपको बेसिकली एंडोडर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको बेसिकली मेसोडर्म नज़र आ रहा है, ये आपको बेसिकली एक्टोडर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे जो नोटोकॉर्ड बनती है ना, तो नोटोकॉर्ड को जो सिग्नल्स भेजती है किसको, एक्टोडर्म को, जिसकी वजह से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरुलेशन, ठीक है। एंड जब ये मैसेजेस सेंड करती है हमारे एक्टोडर्म को, तो दिस एक्टोडर्म इज नाउ कॉल्ड एज न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। अच्छा, जब ये न्यूरो एक्टोडर्म बनता है ना, तो कौन सी चेंजेस आती हैं, जब ये न्यूरो एक्टोडर्म बनता है तो बेसिकली एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव, ठीक है। एंड यहाँ पे फोल्ड्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरल फोल्ड्स। एंड यहाँ पे कुछ सेल्स रिजाइड करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी यहाँ पे बनते हैं। एंड इनसे आगे जाके हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ना, वो डिराइव होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हो गई, हमारी स्पाइनल नर्व्स हो गई, वो सारी चीज़ें इन न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनती हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड बेसिकली देखें मेसोडर्म में प्रेजेंट है, इसने क्या किया, हमारे एक्टोडर्म को न्यूरो एक्टोडर्म में कन्वर्ट किया, न्यूरल ग्रूव बन गया, न्यूरल फोल्ड्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आ गए, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इनसे आगे क्या बनना है हमारा, बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स ने बनना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, देखें दिस इज़ अवर न्यूरो एक्टोडर्म, यहाँ पे आपको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दीज आर न्यूरल फोल्ड्स। बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली देखिए दिस इज़ अवर न्यूरल ग्रूव। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि न्यूरल ग्रूव ऐसे नहीं बनता, पहले न्यूरल प्लेट बनती है एंड न्यूरल प्लेट से आगे जाके न्यूरल ग्रूव बनता है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि पहले हमारे पास न्यूरल प्लेट बनती है एंड न्यूरल प्लेट से आगे जाके न्यूरल ग्रूव बनता है, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है बेसिकली कि जो न्यूरल ग्रुप जैसे बन जाते हैं ना, तो ये न्यूरल ग्रुप बेसिकली क्लोज हो जाता है एंड इनसे आगे जाके हमारा न्यूरल ट्यूब बनता है, दिस इज अवर न्यूरल ट्यूब। एंड इसके नीचे क्या होता है, हमारा नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है।
अच्छा, एंड दिस इज़ अवर एक्टोडर्म एंड ये जो न्यूरल ट्यूब है दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने हमारा ब्रेन है, ठीक है, एंड हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, ये बेसिकली न्यूरल ट्यूब से बनता है, ठीक है। एंड इस न्यूरल ट्यूब में दो ट्यूब्स होते हैं, दो पोर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरोपोर्स, जिसको हम बोलते हैं कार्डल न्यूरोपोर एंड सेफेलो न्यूरोपोर, ठीक है। एंड इनका क्लोजर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके जो जो दो पोर्स होते हैं ना न्यूरोपोर्स, अगर वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते तो जैसे स्पाइना बाइफिडा होता है या एननसेफली होती है, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद न्यूरल ग्रुप बनता है, न्यूरल ग्रुप के बाद न्यूरल ट्यूब बनता है, एंड उसके बाद देखें। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो न्यूरल ट्यूब है ना, ये बेसिकली एक्टोडर्म में बना था ना, उसके बाद इसकी सेपरेशन हो जाएगी एंड देन आफ्टर वो मेसोडर्म में आ जाएगा। इट मीन्स दैट ये चीज़ आपने याद रखनी है कि न्यूरल ट्यूब बनता कहाँ पे है। न्यूरल ट्यूब बेसिकली एक्टोडर्म में बनता है। कहाँ पे बनता है? न्यूरल ट्यूब बेसिकली एक्टोडर्म में बनता है, लेकिन उसके बाद यहाँ से सेपरेट होकर ये मेसोडर्म में आ जाता है। देखें यहाँ पे अब आपको ये न्यूरल ट्यूब जो है बेसिकली आपको मेसोडर्म में नज़र आ रहा है। इट मीन्स दैट कि जो हमारा न्यूरल ट्यूब है ना, इसकी सेपरेशन होती है किससे? एक्टोडर्म से। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। दिस इज अ सेपरेशन फ्रॉम एक्टोडर्म, किसकी? न्यूरल ट्यूब की, ठीक है। एज न्यूरल ट्यूब क्लोजेज इट सेपरेट्स फ्रॉम एक्टोडर्म, वी विल eventually form skin. Neural tube remains open at both ends by the anterior and posterior neuropores and these are eventually closed. मैंने आपको बताया कि न्यूरोपोर्स की जो क्लोजर है ना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद हमारा जो न्यूरल ट्यूब है ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में। अच्छा, अगर ये हमारा बेसिकली न्यूरल ट्यूब प्रॉपर क्लोज नहीं होता तो बेसिकली एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा या एनेंसेफली। स्पाइना बाइफिडा क्या है कि जो न्यूरल ट्यूब होते हैं, न्यूरल ट्यूब के दो पोर्स होते हैं ना, टू पोर्स होते हैं, अगर जिनको हम न्यूरोपोर्स बोलते हैं, एक कार्डल न्यूरोपोर एंड दूसरा सेफेलो न्यूरोपोर। इसका रोल हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि बेसिकली जब ये न्यूरल पोर्स प्रॉपर क्लोज नहीं होते तो स्पाइना बाइफिडा या एनेंसेफली होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं, इससे कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो मेसोडर्म बनता है, इस मेसोडर्म की बेसिकली डिवीजन होती है। मेसोडर्म की बेसिकली डिवीजन होती है। देखें, दिस इज़ अवर न्यूरल ट्यूब, दिस इज़ अवर नोटोकार्ड, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये मेसोडर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेसोडर्म बेसिकली न्यूरल ट्यूब के क्लोज है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज पेरा एक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। एंड उसके बाद वाला जो मेसोडर्म है दैट इज़ इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड उसके बाद वाला जो मेसोडर्म है दैट इज़ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि मेसोडर्म की डिवीजन होती है कैसे, कि देखें, दिस इज़ अवर न्यूरल ट्यूब, दिस इज़ अवर नोटोकार्ड, दोनों कहाँ पे है? मेसोडर्म में, ठीक है। तो मेसोडर्म वाला वो पोर्शन जो बेसिकली न्यूरल ट्यूब के क्लोज है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरा एक्सियल मेसोडर्म एंड न्यूरल ट्यूब का सॉरी मेसोडर्म का वो पोर्शन जो बेसिकली पैरा एक्सल मेसोडर्म के बाद आता है, जिसे कॉल्ड एज इंटरमीडिएट मेसोडर्म, उसके बाद वाला लेटर पैड। सेम थिंग इज रिपीटिंग हेयर, दिस इज पैरा एक्सल, दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अच्छा, हमारा जो पैरा एक्सल मेसोडर्म है ना, ये बेसिकली आगे जाके क्या बनाता है? सोमाइड्स बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोमाइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम बोलेंगे कि बेसिकली जो हमारा पैरा एक्सल मेसोडर्म है ना, इससे हमारी सोमाइड्स की फॉर्मेशन होती है एंड सोमाइड्स से स्केलेटल मसल्स, कार्टिलेजेस, बोन्स, टेंडन्स एंड डर्मिस ऑफ स्किन, इनकी फॉर्मेशन होती है। एंड एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सोमाइड के तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्क्लेरोटोम, दूसरा होता है डर्माटोम, तीसरा होता है मायोटोम, ठीक है। अच्छा, स्क्लेरोटोम से वर्टिब्री बनती हैं, रिब्स बनती हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, कार्टिलेजेस बनते हैं एंड सम बोन्स बनते हैं, ठीक है। एंड डर्माटोम से बेसिकली डर्मिस बनती है विच इज़ यू कैन से बिलो टू द एपिडर्मिस, ठीक है। एंड डीपर लेयर ऑफ स्किन भी बेसिकली डर्माटोम से बनते हैं, ठीक है। मायोटोम से बेसिकली कुछ स्केलेटल मसल्स बनते हैं, ठीक है, बॉडी वॉल्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ अदर रोल ऑफ पैरा एक्सियल मेसोडर्म क्या है कि इस पैरा एक्सियल मेसोडर्म से बेसिकली हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी बनता है, साथ में हमारे जो मेनिंजेस हैं, ठीक है, वो जो ट्रिपलेट लेयर, वो मेनिंजेस भी बनते हैं एंड साथ में हमारी ब्लड वेजल्स भी इस पैरा एक्सियल मेसोडर्म से बनती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा इंटरमीडिएट मेसोडर्म के। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या बनता है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बेसिकली हमारा रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरा एक्सियल मेसोडर्म था, जिससे क्या बन रहे थे? सोमाइड्स बन रहे थे। सोमाइड्स के तीन पार्ट्स, स्क्लेरोटोम, डर्माटोम एंड मायोटोम, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या बनता है? रिप्रोडक्टिव
एंड यूरिनरी सिस्टम बनता है। उसके बाद लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इससे क्या बनता है, हमारी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स दैट कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म से सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अच्छा, उसके बाद इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्प्लीन एंड गट, गट एंड स्प्लीन की फॉर्मेशन भी इससे होती है। अच्छा, उसके बाद नियर टू लेटरल प्लेट मेसोडर्म के करीब इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी बनती है। क्या बनती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनती है। जो हमारा लेटरल प्लेट मेसोडर्म है विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, ब्लड वेजल, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्प्लीन, ठीक है। इस लेटरल प्लेट मेसोडर्म के करीब एक कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एंड इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आगे जाके बनाता है प्लूरल कैविटी, pericardial cavity and peritoneal cavity. This surrounds the lungs, it surrounds the heart, it surrounds the, you can say, kidneys or our abdominal cavity. अच्छा, अभी हम जो है ना 4th to 8th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीक को डिस्कस किया, ठीक है, सेकंड वीक को डिस्कस किया एंड थर्ड वीक को जो है ना डिस्कस कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वीक में सिर्फ यही इवेंट हो रहा था, आपको पता है कि मैं इनको क्विकली रिवाइज़ कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीक में फर्टिलाइजेशन हो रही थी एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही थी, फिलोपियन ट्यूब में हो रही थी, ठीक है। एंड जब फर्टिलाइजेशन हो गई थी तो फिर वो जो है ना हमारा जायगोट ट्रेवल करके यूट्रस में आता है एंड उसकी इम्प्लांटेशन होती है एंड इम्प्लांटेशन के बाद हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको ये बताया था कि जो जायगोट होता है उस जायगोट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। एंड जोना पेलुसिडा के दो इम्पॉर्टेंट रोल्स हमने पढ़े थे कि भाई ये एक पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करता है एंड साथ में दूसरा रोल मैंने ये बताया था आपको कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड उस टाइप जो जायगोट था उसके पास एक आउटर सेल मास था, दूसरा इनर सेल मास था, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना जब वो उसकी इम्प्लांटेशन हो गई थी, तकरीबन मैंने आपको बताया 6th डे पे इम्प्लांटेशन होती है एंड 10th डे पे वो इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वीक जब हमारा स्टार्ट हुआ तो सेकंड वीक हमने क्या बोला, दैट इज़ अ वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायलेमिनर जर्म डिस्क, ठीक है, क्योंकि इसमें एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। एंड सेकंड वीक के अंदर आपको पता है कि दो कैविटीज़ भी बनती हैं। एक आपको पता है कि ऊपर की तरफ जो कैविटी बन रही थी दैट वाज एमनियोटिक कैविटी एंड नीचे की तरफ जो कैविटी बन रही थी दैट वाज यॉक से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एमनियोटिक कैविटी किस तरह से बन रही थी, जब एपीब्लास्ट के टाल कोलमनर सेल्स ऊपर सराउंड कर रहे थे ट्रोफोब्लास्ट को, ठीक है, तो हमारी एमनियोटिक कैविटी बन रही थी। एंड जब हमारे हाइपोब्लास्ट की जो क्यूबाइडल सेल्स है जब वो सराउंड कर रहे थे इसको ट्रोफोब्लास्ट को, तो बेसिकली यू कैन से यॉक सैक बन रही थी, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि यॉक सैक जैसे बनती है तो यॉक सैक फिर प्रोलिफरेट करती है एंड यॉक सैक की प्रोलिफरेशन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है एंड साथ में स्मॉलर कैविटीज़ भी बनती हैं, ठीक है। एंड जब वो साथ स्मॉलर कैविटीज़ बनती हैं ना वो लेटर ऑन आपस में ज्वाइन होती हैं एंड वो ज्वाइन होकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनाती हैं, ठीक है। सो ये इवेंट्स जो है बेसिकली सेकंड वीक में हो रहे थे एंड साथ में सेकंड वीक के अंदर जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट था वो कन्वर्ट हो रहा था इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं मैंने आपको बताया कि वो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, वो रीडिवाइड करके ट्रोफोब्लास्ट ही बना रहे थे, ठीक है। लेकिन सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट यूट्रोप्लेसेंडर सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एंड एक हार्मोन बना रहा था दैट वाज HCG हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट को हमने क्या नाम दिया, दैट वाज अ वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्टोगेस्टुलेशन हो रही थी, ठीक है। एंड साथ में 3 लेयर्स बन रहे थे। सबसे पहले जो लेयर बन रहा था दैट वाज एंडोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म बन रहा था, उसके बाद एक्टोडर्म बन रहा था। एंड मैंने आपको बताया था कि सारे जो जर्म लेयर्स हैं ये बेसिकली प्रिमिटिव स्ट्रीक से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनती है, जब हमारा यू कैन से एपीब्लास्ट के सेल्स मतलब टुवर्ड्स क्रेनियल एंड मूव करते हैं तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है एंड साथ में प्रिमिटिव नॉट बनता है जिसको मेंसेंस नोड बोलते हैं, ठीक है। जिससे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है ना उसके बाद नोटोकार्ड की फॉर्मेशन होती है। नोटोकार्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक रिप्लेस करती है मेसोडर्म को, ठीक है, तो हमारा नोटोकार्ड बन जाता है। एंड जैसे ही नोटोकार्ड बन जाता है ना, नोटोकार्ड क्या करता है आपको पता है कि वो नॉर्मल एक्टोडर्म को कन्वर्ट कर रहा था न्यूरो एक्टोडर्म में, ठीक है। जैसे न्यूरो एक्टोडर्म बन रहा था तो न्यूरल प्लेट बन रही थी, न्यूरल प्लेट के बाद न्यूरल ग्रूव बन रहा था, जैसे न्यूरल ग्रूव बन गया तो न्यूरल फोल्ड्स बन रहे थे, ठीक है। एंड न्यूरल फोल्ड्स के ऊपर कौन सा सेल्स है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से।
अच्छा, उसके बाद वो जो न्यूरल ग्रूव हुआ वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूरल ट्यूब में। अच्छा, न्यूरलेशन का प्रोसेस बेसिकली एक्टोडर्म में होता है, लेटर ऑन द न्यूरल ट्यूब बेसिकली आ जाता है कहाँ पे, मेसोडर्म के अंदर, ठीक है। एंड न्यूरल ट्यूब आगे जाके हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूरल ट्यूब में दो पोर्स होते हैं ना, जिनको न्यूरोपोर्स बोलते हैं। एक बेसिकली सेफेलिक न्यूरोपोर होता है, दूसरा कार्डल न्यूरोपोर होता है, ठीक है। इनका क्लोजर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम इनका प्रॉपर क्लोजर नहीं होता, एंड जब न्यूरोपोर्स का क्लोजर नहीं होता तो क्या बनता है बेसिकली एनेंसेफली, यू कैन से एट दैट इज स्पाइना बाइफिदा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेसोडर्म की डिवीज़न होती है, ठीक है। हमारे पास पैराक्सियल मेसोडर्म बनता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनता है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनता है। पैराक्सियल मेसोडर्म से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रही थी डेट का सोमाइट्स, ठीक है। एंड सोमाइट्स से आगे जाके हमारे रिब्स वगैरह, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह, ठीक है, बोन्स, कार्टिलेजेस, ये स्ट्रक्चर्स, ये स्टफ बनता है किससे, सोमाइट्स से, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि सोमाइट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्माटोम। उसके बाद जो हमारा इंटरमीडिएट मेसोडर्म था, इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम बन रहा था। एंड उसके बाद लेटरल प्लेट मेसोडर्म से हमारे पास क्या बन रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा था। अभी हम पढ़ रहे हैं 4th to 8th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि अभी जो है ना ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, तो वी वुड से दैट 4th से लेके 8th वीक तक जो है ना ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, during this week external and internal structures are produced, ठीक है। at the end of 8th week all organ system develop, मतलब वो उनकी डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन तो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, 4th वीक के बिगनिंग में क्या होता है कि हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। एम्ब्रियो के पास 14 to 12 सोमाइड्स होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है ना, तो पहले इसके पास 42 to लेकर 44 पेयर्स ऑफ सोमाइड्स होते हैं, जिनका काम क्या है, रिब्स वगैरह, बोन्स वगैरह, कार्टिलेजेस वगैरह ये चीज़ फॉर्म करना। लेटर ऑन एक अडल्ट के अंदर तकरीबन 36 पेयर ऑफ जो है ना सोमाइड्स रह जाते हैं, ठीक है। तो अभी 4th वीक में कितने यू कैन से सोमाइड्स हैं, 4 to 12, ओके। अच्छा, उसके बाद क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो बेसिकली 4th वीक में होता है, ठीक है, ठीक है। सो क्लोजर ऑफ न्यूरोपोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारे 4th वीक के अंदर होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि न्यूरल ट्यूब में 2 पोर्स होते हैं ना, एक सेफेलिक न्यूरोपोर होता है, दूसरा कार्डल न्यूरोपोर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सेफेलिक न्यूरोपोर है वो बेसिकली 25th डे पे क्लोज होता है, एंड कार्डल न्यूरोपोर बेसिकली 27th डे पे क्लोज होता है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि 4th वीक के अंदर हमारा जो न्यूरल ट्यूब है विच इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरल ट्यूब के 2 पोर्स हैं, एक सेफेलिक पोर है, सेफेलिक एंड, दूसरी कार्डल एंड। सेफेलिक एंड इज़ ब्रॉडर बिकॉज ऑफ वहाँ पे ब्रेन वेजिकल्स होते हैं, आगे जाके इससे ब्रेन ने बनना है, ठीक है। एंड जो कार्डल एंड होती है न्यूरल ट्यूब की, दैट इज़ नैरोअर, ठीक है। नैरोअर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कार्ड ने बनना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेरेंजल आर्चेस की बात करते हैं कि 4th वीक के अंदर हमारे फेरेंजल आर्चेस बनते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ फेरेंजल आर्चेस आर फॉर्म्ड। अच्छा, फेरेंजल आर्चेस को हम और नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्रेंकियल आर्चेस। एंड ब्रेंकियल आर्चेस से क्या बनता है, हेड एंड नेक से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये सारी चीज़ें फेरेंजल आर्चेस से बनती हैं, ठीक है। अच्छा, इट कंट्रीब्यूट्स द डेवलपमेंट ऑफ फेस, नेक, थ्रोट, ईयर एंड मसल्स। अच्छा, फेरेंजल आर्चेस बेसिकली 6 पेयर्स होते हैं, यहाँ अभी तक तो 2 पेयर्स बने हैं ना, लेकिन टोटल 6 होते हैं। अच्छा, इनसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स डिराइव होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, यू कैन क्लेम एट दिस लेवल, ठीक है। फर्स्ट आर्च से बेसिकली हमारा जॉ बनता है, मैग्जिला बनता है, जाइगोमेटिक बोन बनता है, एंड मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन बनती है, ठीक है। एंड सेकंड आर्च से हमारा हायोइड बोन बनता है, स्टाइलवाइड प्रोसेस बनता है, एंड साथ में फेशियल मसल्स बनती हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली थर्ड आर्च से हमारा ग्रेटर कोना ऑफ हायोइड बोन या ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड बोन बनता है, इन साथ में स्टाइलोफेरेंजियल मसल्स बनती हैं। 4th to 6th आर्चेस जो होती हैं, इससे बेसिकली लेरेंजियल मसल्स एंड लेरेंजियल कार्टिलेजेस की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद 4th वीक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस।
हेमोपोइसिस को आप हेमेटोपोइसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हेमेटोपोइसिस जो है ना, ये बेसिकली हेमोपोइसिस ये 4th वीक में स्टार्ट होती है। किस में स्टार्ट होती है? 4th वीक में स्टार्ट होती है। कहाँ पे जो इनिशिएट होती है? ये बेसिकली यॉर्क सैक में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कि भाई जो हमारी हेमेटोपोइसिस है वो किस में स्टार्ट होती है? बेसिकली यॉर्क सैक में। अच्छा, यॉर्क सैक में क्यों क्यों स्टार्ट होती है? बेसिकली यॉर्क सैक में स्पेशल सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेसेनकाइमल सेल्स, एंड मेसेनकाइमल सेल्स बेसिकली डिफरेंशिएट होते हैं हेमेंजियोब्लास्ट में, एंड इनसे आगे जाके ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेजल्स बनती हैं। दैट्स वाई हमारा जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है वो बेसिकली यॉर्क सैक में स्टार्ट होता है। अच्छा, यॉर्क सैक में प्रिमिटिव एरिथ्रोब्लास्ट भी होते हैं, वो आगे जाके हमारे आरबीसीज की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हेमेटोपोइसिस बेसिकली कहाँ पे इनिशिएट हुई थी? बेसिकली यॉर्क से के अंदर स्टार्ट हुई थी ना। लेटर ऑन हमारी जो हेमेटोपोइसिस है ये बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाती है लिवर में, देन स्प्लीन में, देन बोन मैरो में, एंड जो डेफिनेटिव साइट होती है फॉर अडल्ट हेमेटोपोइसिस दैट इज़ यू कैन से बोन मैरो। मीन्स अल्टीमेटली तकरीबन 26 वीक तक हमारी जो हेमेटोपोइसिस है ना वो बोन मैरो में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हेमेटोपोइसिस कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? यॉर्क सैक में। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती है लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो में। आपसे कोई पूछे कि भाई हेमेटोपोइसिस बेसिकली यॉर्क सैक में क्यों स्टार्ट हुई थी? बिकॉज वहाँ पे हमारे मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अच्छा, मेसेनकाइमल सेल्स से हेमेंजियोब्लास्ट बनते हैं, हेमेंजियोब्लास्ट आगे जाके ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, हर्ट जो है ना वो भी अभी प्रोड्यूस हो चुकी है, तकरीबन 21 और 22 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारी हर्ट बनती है। लेकिन याद रखना ये जो हर्ट इस स्टेज पे बनती है ना, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, स्पेशली इसका जो साउंड है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो 20th वीक में हमारी हर्ट बनती है वो प्रॉपर मेच्योर हर्ट होती है, एंड 20th वीक वाली जो हर्ट है ना उसका हम साउंड सुन सकते हैं। लेकिन अभी जो 21 और 22 डे पे हमारी हार्ट बनी है, इसके साउंड को हम अल्ट्रासाउंड से नहीं सुन सकते। अच्छा, उसके बाद मिडिल ऑफ 4th वीक में कौन से इवेंट्स होते हैं? जो हमारा एम्ब्रियो है इसका शेप बेसिकली सिलेंड्रिकल हो जाता है एंड कर्व्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। मैंने आपको एक इवेंट पढ़ाया था एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग। एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको प्रॉपर अपनी पोजीशन मिलती है। बिकॉज जब एक एम्ब्रियो बनता है ना वो एक रैंडम फॉर्म में बनता है। सारे ऑर्गन्स मतलब डायाफ्राम सबसे ऊपर होता है, हालांकि डायाफ्राम को नीचे होना चाहिए, डायाफ्राम सबसे ऊपर होता है। हमारी जो यू कैन से आइज़ वगैरह होती हैं वो नीचे होती हैं। इट मीन्स दैट के ऑर्गन्स की शिफ्टिंग होती है एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग में। जब एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो जाती है ना सारे ऑर्गन्स को अपनी प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो फोल्डिंग होती है 4th वीक में। उसके बाद जो अपर लिम्स होती हैं उनकी बड्स बनती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्वेलिंग ऑन लेटरल साइड्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अपर लिम्स की स्मॉल स्वेलिंग्स के फॉर्म में बड्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ओटिक एंड लेंस प्लेकोड्स की फॉर्मेशन होती है 4th वीक में। दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट विच इज़ हैपनिंग इन 4th वीक। ओटिक प्लेकोड से जाके आगे हमारा इंटरनल ईयर बनता है, एंड लेंस प्लेकोड से आगे जाके हमारे जो आइज़ के लेंसेज होते हैं ना वो बनते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओटिक एंड लेंस प्लेकोड्स की फॉर्मेशन 4th वीक में होती है। ओटिक प्लेकोड से बेसिकली क्या बनता है? हमारा इंटरनल ईयर बनता है, ठीक है। एंड लेंस प्लेकोड से बेसिकली हमारे आइज़ के जो लेंसेज होते हैं ना वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड ओटिक प्लेकोड्स ये आगे जाके इन्वेजिनेट होकर ओटिक पिट्स बनाते हैं, ठीक है। एंड हमारे हार्ट जो है वो प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। एंड 3 पेयर ऑफ फेरेंजियल आर्चेस अभी तक बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि एंड ऑफ 4th वीक में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो इलोंगेटेड हो जाएगा, इनकर्व्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ हेड एंड टेल फोल्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है ना वो 3 किस्म की होती है। एक होती है हेड फोल्डिंग, दूसरी होती है टेल फोल्डिंग, तीसरी होती है लेटरल फोल्डिंग, ठीक है। तो एम्ब्रियो की जो शेप लेटरल और कर्व्ड एंड इलोंगेटेड हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? हेड एंड टेल फोल्डिंग। अच्छा, उसके बाद 4th वीक एंड में क्या होता है कि जो लिम्स बर्ड्स होते हैं ना वो अपीयर होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग्स। कहाँ पे अपीयर होते हैं? इन द लेटरल बॉडी वॉल्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे 4th वीक एंड होता है तो बेसिकली जो लिम्ब बर्ड्स होते हैं ना वो अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग। अच्छा, फेरेंजियल आर्चेस विजिबल होते हैं, इनसे आगे जाके आपको पता है कि हेड एंड नेक से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद और क्या डेवलपमेंट होती है 5th वीक के अंदर? स्टमक एंड एसोफेगस की फॉर्मेशन होती है एंड साथ में हमारा लंग वगैरह, लिवर वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती हैं इन दी 4th वीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट 4th वीक। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है कि 4th वीक में हमारी हेमेटोपोइसिस होती है, ठीक है। एंड 4th वीक के अंदर आपको पता है कि न्यूरोपोर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। फेरेंजियल आर्चेस बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ओटिक एंड लेंस प्लेकोर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड लिम्स के बड्स बनते हैं विच इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग्स, ठीक। ऑल द इवेंट्स विच आर अकरिंग 4th वीक, ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। एट दिस स्टेज वी आर रिवाइजिंग दैट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 5th वीक में कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं। 5th वीक में जो ग्रोथ ऑफ हेड एंड ब्रेन होती है ना, वो रैपिडली हो जाती है। मीन्स हेड एंड ब्रेन बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है। अपर लिम्स जो है ना वो हमारे पेडल शेप में आ जाते हैं। पहले वो लिम्ब बड्स बन रहे थे ना इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग, अब वो बेसिकली पेडल शेप में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्स की डेवलपमेंट होती है ना, तो सबसे पहले जो हमारा अपर लिम्ब है, मीन्स कि हमारी आर्म्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो लोअर लिम्स हैं वो बहुत देर तक जो है ना वो डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अपर लिम्स इस स्टेज पे पैडल शेप हो जाती हैं। इट मीन्स दैट कि अपर लिम्स आर ग्रोइंग फास्टर देन लोअर लिम्स। अच्छा, सर्वाइकल साइनसेस जो हैं वो बेसिकली विजिबल हो जाते हैं। सर्वाइकल साइनसेस से नेक एंड थ्रोट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स वगैरह बनती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो स्टमक है वो स्टार्ट रोटेट। स्टमक बेसिकली कहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था? 4th वीक में। लेकिन यहाँ पे अभी वो थोड़ा सा बन भी जाता है एंड रोटेट करना स्टार्ट करता है। एंड मिडगट जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है इन साथ में इन द फॉर्म ऑफ लूप आता है, ठीक है। लूप की फॉर्मेशन में, लूप के फॉर्म में हमारा मिडगट बनता है। मिडगट में क्या होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल दीज आर द स्टफ ऑफ मिडगट, ठीक है। तो मिडगट इन द फॉर्म ऑफ लूप आ जाता है 5th वीक में। इस मिडगट का एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी होता है 7th वीक में, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्लड वेजल्स की फॉर्मेशन होती है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये इवेंट आपको पता है कि 4th वीक में स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज 4th वीक में जो हमारा यू कैन से यॉर्क सेक था, उसमें मेसेंकाइमल सेल्स है ना, तो मेसेंकाइमल सेल्स से हेमेंजियोब्लास्ट बन रहे थे। हेमेंजियोब्लास्ट से ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेजल्स दोनों बन रहे थे, ठीक है। तो इट मीन्स दैट के हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है वो 4th वीक में स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6th वीक में क्या होता है कि हमारे जो एल्बो एंड रिस्ट वाले रीजन्स होते हैं वो आइडेंटिफाएबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो अपर लिम्स है ना, मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली पैडल शेप में आ जाते हैं। दैट्स वाई हमारे एल्बो एंड रिस्ट 6th वीक में आइडेंटिफाएबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद डिजिटल रेस की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, डिजिटल रेस क्या होते हैं? डिजिटल रेस बेसिकली हमारी मेसेंकाइमल कंडेंसेशंस होती हैं। क्या होती है? मेसेंकाइमल कंडेंसेशंस होती हैं, ठीक है। एंड ये हमें ये एक आउटलाइन प्रोवाइड करती हैं कि बेसिकली किस फेरेंजिस ने, किस टो ने कहाँ पे बनना है, ठीक है। किस फिंगर ने कहाँ पे बनना है, किस मेटाकार्पल ने कहाँ पे बनना है। ऑल दीज यू कैन से सिक्वेंशियल जो बेसिकली एक आउटलाइन है ना, वो बेसिकली डिजिटल रेज हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक मेसेंकाइमल कंडेंसेशंस होती हैं। मतलब इससे आगे जाके जो है ना, मतलब कि हमारी फिंगर्स ने, टोज ने प्रॉपर बनना होता है। लेकिन पहले डिजिटल रेज बेसिकली एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं इन द 6th वीक। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद हमारी एक्सटर्नल अकस्टिक मीटस की फॉर्मेशन होती है। एक्सटर्नल अकस्टिक मीटस को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सटर्नल अकस्टिक मीटस को हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना एक ट्यूब लाइक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ट्यूब एंड कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड ईयर कैनाल इससे डेवलप होता है एंड साथ में एक्सटर्नल ईयर। अच्छा, आपको पता है जो एक्सटर्नल अकस्टिक मीटस है या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ये बेसिकली एक्सटर्नल ईयर से लेके हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम तक रन करता है, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है? आपको पता है कि ये बेसिकली साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करके मिडिल ईयर तक सेंड करते हैं, ठीक है। मिडिल ईयर में जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम वो वाइब्रेट करता है एंड हियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एक्सटर्नल अकस्टिक मीटस होता है ना, इसमें क्यूम्यूनिरस ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, क्यूम्यूनिरस ग्लैंड्स क्या करते हैं? बेसिकली ईयर वैक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट होती है किसकी? ऑरिकुलर हाइलॉक्स की, ठीक है। जैसे आगे जाके हमारा एक्सटर्नल ईयर या पिना या ऑरिकल बनता है।
ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एक्सटर्नल ईयर के कौन से पार्ट्स होते हैं? हेलिक्स होता है, एंटी हेलिक्स होता है, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस एंड लोब्यूल्स। ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम में देखी थी, प्रीवियस लेक्चर्स हमने पढ़े थे ना, उसमें हमने सारी चीज़ों के डायग्राम भी देखे थे, डिजिटल रेस के डायग्राम देखे थे। बट एट दिस डायग्राम में आपको डायग्राम नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सटर्नल ईयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हेलिक्स होता है, एंटी हेलिक्स होता है, ट्रेगस होता है, एंटी ट्रेगस होता है एंड लोब्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि 7th वीक में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती हैं। अच्छा, 7th वीक के अंदर बेसिकली जो है ना नोचेस डेवलप होती हैं बिटवीन डिजिटल रेज के बीच में नोचेस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इट क्लियरिफाई द डिफाइंस द फ्यूचर ऑफ डिजिट्स। मींस के जो डिजिट्स हैं ना वो थोड़े से क्लियरली बन जाते हैं जब उनके दरमियान में नोचेस आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो डिजिट्स होते हैं मींस फिंगर्स होते हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होते हैं एट द 8th वीक, ठीक है। 8th वीक में वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, लेकिन 7th वीक में फिर भी वो क्लियर होते हैं क्योंकि नोचेस की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो 7th वीक में सबसे पहले यही होता है कि डिजिटल रेज के बीच में नोचेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो प्रॉपर बन जाते हैं। अच्छा, एंड 7th वीक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज मिडगट हर्निएशन। मिडगट हर्निएशन इज इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एट दिस स्टेज। मिडगट हर्निएशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि 7th वीक में ये वाला इवेंट इसमें बेसिकली होता क्या है कि मिडगट बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट करता है। मिडगट इज कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, 7th वीक में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो बेसिकली बहुत रेपिडली बनता है, तेज़ी से बनता है, लेकिन वो बन तो जाता है, लेकिन एट दिस स्टेज हमारी एब्डोमिनल कैविटी बहुत छोटी होती है। लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ने कहाँ पे रिजाइड करना होता है? इन्होंने रिजाइड करना होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी तो बहुत छोटी होती है, वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना वो बेसिकली आ जाते हैं कहाँ पे? अम्बलाइकल कार्ड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिडगट हर्निएशन या फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन। जब हमारे इंटेस्टाइन कहाँ पे आ जाते हैं? अम्बलाइकल कार्ड में। कहाँ से निकल के? एब्डोमिनल वॉल से निकल के। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि ये वाला जो प्रोसेस है मिडगट हर्निएशन ये बेसिकली एक टेम्प्रोरी प्रोसेस है, ठीक है। टेम्प्रोरी है, ये आगे जाके 12th वीक से पहले ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। 10th पे भी रिजॉल्व हो सकता है, 11th पे भी हो सकता है, लेकिन 12th तक या 12th से पहले ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? 7th वीक में। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि मिडगट हर्निएशन 7th वीक में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये होगा कि मिडगट प्रोट्रूड्स थ्रू अम्बलाइकल रिंग इनटू अम्बलाइकल कार्ड। अच्छा, अम्बलाइकल रिंग क्या होती है कि ये बेसिकली एक ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू अम्बलाइकल वेजल्स पास होती हैं कहाँ पे? अम्बलाइकल कार्ड में, ठीक है। एक ऐसी ओपनिंग जिसके ज़रिए अम्बलाइकल वेजल्स पास होती हैं टुवर्ड्स अम्बलाइकल कार्ड, दैट रिंग इज कॉल्ड एज अम्बलाइकल रिंग। इसमें 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं, एक अम्बलाइकल वीन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अम्बलाइकल रिंग एंड अम्बलाइकल कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि अम्बलाइकल रिंग बेसिकली वो स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से अम्बलाइकल कार्ड में जो वेजल्स होती हैं, ठीक है, अम्बलाइकल वेजल्स वो इंटर होती हैं। इन कौन सी होती हैं? 2 अम्बलाइकल वीन होती है, एक अम्बलाइकल आर्टरी होती है। तो जिस ओपनिंग के थ्रू ये वेजल्स बेसिकली इंटर होती हैं उसको हम बोलते हैं अम्बलाइकल रिंग। अच्छा, अम्बलाइकल रिंग बेसिकली करती क्या है? ये बेसिकली अम्बलाइकल कार्ड को कनेक्ट करती है किसके साथ? फीटस के साथ, ठीक है। एंड जो हमारा अम्बलाइकल कार्ड है ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है किसके साथ? फीटस के साथ। एंड प्लेसेंटा क्या करता है? बेसिकली सपोर्ट करता है, ग्रोथ करवाता है फीटस की, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दिस इज सो की डिफरेंस बिटवीन अम्बलाइकल रिंग एंड अम्बलाइकल कार्ड। तो अम्बलाइकल रिंग क्या करती है? बेसिकली अम्बलाइकल कार्ड को कनेक्ट करती है फीटस के साथ, लेकिन अम्बलाइकल कार्ड क्या करता है? वो प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है फीटस के साथ। अच्छा, उसके बाद अपर लिम्स बेंड एट एल्बोज, ठीक है। अपर लिम्स की बेसिकली बेंडिंग भी हो जाती है। पहले वो पेडल शेप में आ गए, अब उनकी बेंडिंग भी हो गई। मैंने आपको बताया कि अपर लिम्स की डेवलपमेंट पहले होती है एज कम्पेयर टू लोअर लिम्स। अच्छा, फिंगर्स एंड थम्स वो डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन 8th वीक में वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन एट दिस स्टेज फिर भी वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं बिकॉज दे आर वेव्ड बाय नोचेस। मैंने आपको बताया कि नोचेस की डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से नोचेस आर डेवलप्ड बिटवीन डिजिटल रेज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो फिंगर्स एंड थम्स होते हैं वो बेसिकली डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं।
अच्छा, यॉक सैक जो है ना वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी यॉक स्टॉक में। अच्छा, क्या डिफरेंस है यॉक सैक एंड यॉक स्टॉक के अंदर? यॉक सैक बेसिकली एक मेम्ब्रेनस इनक्लोज स्ट्रक्चर होती है जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है किसको, एम्ब्रियो को, बिफोर प्लेसेंटा। मीन्स प्लेसेंटा से पहले बेबी को या एम्ब्रियो को जो ग्रोथ है और ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली यॉक सैक प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड यॉक सैक में बेसिकली ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, हीमेटोपोइसिस हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस हमारी यॉक सैक के अंदर कौन सा सेल्स है, मीज़ेनकाइमल सेल्स है। कौन से सेल्स है? मीज़ेनकाइमल सेल से। एंड मीज़ेनकाइमल सेल से क्या बन रहा था, हेमेंजियोब्लास्ट बन रहा था। एंड हेमेंजियोब्लास्ट से क्या बन रहा था, हमारे ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेजल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। अच्छा, एंड जो यॉक स्टॉक है ना, यॉक स्टॉक इज़ आल्सो नोन एज विटेलाइन डक्ट। इसको हम विटेलाइन डक्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मिडगट ऑफ एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है यॉक सैक के साथ। जो चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई जो हमारा यॉक स्टॉक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज विटेलाइन डक्ट। इसको हम विटेलाइन डक्ट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि ये बेसिकली मिडगट ऑफ एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है किसके साथ, यॉक सैक के साथ। अच्छा, उसके बाद एंड ऑफ 7th वीक में जो बोन्स ऑफ अपर लिम्स होते हैं ना, उनकी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं 8th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि इसके अंदर कौन कौन से की इवेंट्स होते हैं। अच्छा, 8th वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, इसमें बेसिकली हमारे जो फिंगर्स एंड टोज होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं एंड सेपरेटेड होते हैं। 7th वीक में बेसिकली क्या हुआ था, 7th वीक में डिजिटल रेस के बीच में नोचेस अपीयर हुए थे, लेकिन 8th वीक में हमारे जो फिंगर्स एंड टोज होते हैं ना वो डिस्टिंक्ट होते हैं एंड वो सेपरेटेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद 8th वीक के अर्ली स्टेजेस में स्टबी टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही हमारा 8th वीक ख़त्म होता है ना, वो स्टबी टेल डिसअपीयर्ड हो जाता है। वंस अगेन आई रिपीटिंग, जैसे 8th वीक स्टार्ट होता है ना, तो एम्ब्रियो में बेसिकली स्टबी टेल प्रेजेंट होता है, एंड जैसे ही 8th वीक ख़त्म होता है वो स्टबी टेल डिसअपीयर्ड हो जाता है। अच्छा, ये जो स्टबी टेल है ना, ये ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन इसकी मार्किंग हमारी बॉडी में रह जाती हैं। किस तरह से रह जाती हैं, जो हमारे बिटवीन द हिप्स वाला एरिया होता है, बिटवीन द हिप्स वाला जो गैप होता है, ग्रूव होता है, वो बेसिकली शो कर रहा होता है कि हमारी बॉडी में किसी स्टेज पे टेल प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो बेसिकली जो हमारा टेल होता है ना, वो कॉक्सिक्स बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8th वीक में और क्या होता है, जो हमारा एब्डोमेन होता है ये प्रोट्रूड्स आउट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटेस्टाइन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बलाइकल कार्ड। अच्छा, उसके बाद आइज़ जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग दिस वीक। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आइज़ का ओपन होना, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड ये बेसिकली 8th वीक में बेसिकली ओपन होती हैं। अच्छा, एंड जब आइज़ बनती हैं ना, ये बेसिकली प्रेजेंट होती हैं एंटीरो लेटरल साइड ऑफ बॉडी, एंटीरो लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड जिसकी वजह से जो हमारा एम्ब्रियो होता है ना, उसका ह्यूमन लाइक लुक नहीं होता, ठीक है। मीन्स वो इंसान नहीं लग रहा होता जब वो हमारी आइज़ एंटीरो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, तो एक एम्ब्रियो हमारा खरगोश लग रहा होता है, ठीक है। तो मतलब तकरीबन 20 वीक के बाद हमारी आइज़ जो होते हैं ना वो एंटीरियर साइड पे आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा जो लुक होता है वो ह्यूमन जैसा बन जाता है, ठीक है। तो आइज़ आर ओपन ड्यूरिंग 8th वीक, ठीक है। अच्छा, जो हमारे आरिकल्स होते हैं, आरिकल्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, उनकी फाइनल अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। सेक्स डिफरेंसेस आर नॉट ऑब्वियस, क्योंकि हमारी जो जेनिटल रिच होती है ना एट दिस स्टेज, वो प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, जिसकी वजह से देयर इज़ नो सेक्शुअल डिफरेंस बिटवीन मेल बेबी एंड फीमेल बेबी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सेक्स की डिफ्रेंशिएशन है ना, वो बेसिकली 16 वीक पे स्टार्ट होती है। 16 वीक में सेक्स डिफ्रेंशिएशन होती है। 16 वीक में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि यू हैव अ मेल बेबी और अ फीमेल बेबी, ठीक है। लेकिन 8th वीक में देयर इज़ अ नो सेक्शुअल डिफरेंस, क्योंकि हमारी जो जेनिटल रिच होती है या गुनेडल रिच जो होती है, ठीक है, बेसिकली वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट दिस स्टेज हमारा जो नेक रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो मोर डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। हमारा नोज़ वगैरह, आइज़ वगैरह ये प्रोमिनेंट होते हैं एट दिस स्टेज, ठीक है। वेस्कुलर प्लेक्सस ऑफ स्कैल्प बन जाती है, एक न्यूरॉन का कलेक्शन होता है बेसिकली स्कैल्प के अराउंड बनता है, ठीक है। वो बेसिकली बैंड्स वगैरह बनाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ क्लिनिकल को रिलेट्स पढ़ते हैं, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा,
अब हम पढ़ते हैं कि हम एम्ब्रियो की एज को किस तरह से मेजर करते हैं। अच्छा, एक तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम एम्ब्रियो की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा बेसिकली हम क्या करते हैं, अच्छा अब हम जो क्लिनिकल कोरिलेट्स पढ़ते हैं इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम एम्ब्रियो की लेंथ को किस तरह से मेजर करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एज। अच्छा, एम्ब्रियो की लेंथ जो है ना हम दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, या तो हम एम्ब्रियो के एक्सटर्नल फीचर्स को देख के एम्ब्रियो की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको देखें सेक्सुअल डिफरेंसेस नज़र आ गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि भाई हमारा जो एम्ब्रियो है वो 16th वीक को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बेसिकली टेस्टिस की डिसेंडेंट है वो नज़र आ गई आपको, तो आप ये बोलोगे कि भाई तकरीबन 20th वीक हमारा एम्ब्रियो क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आप एक्सटर्नल फीचर्स को देखें एम्ब्रियो की लेंथ को या एज को मेजर कर सकते हो, एज सॉरी नॉट लेंथ, एज को। तो एम्ब्रियो की एज एक तो आप एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मेजर करते हो, एंड दूसरा आप एम्ब्रियो की लेंथ को मेजर करते हो। एंड जो एम्ब्रियो की लेंथ मेजर की जाती है ना, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो एम्ब्रियो की हम लेंथ मेजर करते हैं ना वो बेसिकली दो तरीक़ों से करते हैं, एक करते हैं क्राउन रम्प लेंथ मेथड के ज़रिए, ठीक है, एंड दूसरी होती है क्राउन हील लेंथ, ठीक है। अच्छा, क्राउन रम्प लेंथ में हम एम्ब्रियो की गेस्टेशनल एज को मेजर करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स तकरीबन 30 वीक्स तक अगर आपने एम्ब्रियो की लेंथ को मेजर करना है या एम्ब्रियो की एज को मेजर करना है, मैंने क्या बोला, अगर 13 वीक्स तक आपने एम्ब्रियो की एज को मेजर करना है तो यू शुड यूज़ क्राउन रम्प लेंथ मेथड, ठीक है। इसमें एक्सरे होता है, ठीक है, या ट्रांसवेजाइनल एक्सरे होता है या ट्रांस एब्डोमिनल एक्सरे होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्राउन रम्प लेंथ है इसमें हम एम्ब्रियो की लेंथ को मेजर करते हैं उसके हेड से लेके, मीन्स टॉप ऑफ फीटल हेड जिसको हम क्राउन भी बोलते हैं, टॉप ऑफ फीटल हेड या इसको हम क्राउन भी बोलते हैं, उससे लेके बॉटम ऑफ बटक्स तक जिसको हम रम्प बोलते हैं, ठीक है। मैंने वंस अगेन आई रिपीटिंग कि जो फीटस का हेड होता है ना इसको हम क्राउन बोलते हैं, एंड जो फीटस की जो बटक होती है उस बटक की जो बॉटम होता है उसको हम रम्प बोलते हैं, ठीक है। सो क्राउन रम्प लेंथ में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्राउन से लेके रम्प तक डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि क्राउन रम्प लेंथ में हम लिम्स को इंक्लूड नहीं करते, लिम्स को इंक्लूड हम नहीं करते, ठीक है, लेकिन क्राउन हील लेंथ के अंदर हम लिम्स को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे। अच्छा, उसके बाद ये जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कब हो सकता है, जब आप 6 से लेके 13th वीक तक अगर आपने एम्ब्रियो की एज को मेजर करना है तो यू शुड यूज़ क्राउन रम्प लेंथ मेथड। इसके ज़रिए आप एक्सरे करवा सकते हो, एम्ब्रियो की एज को आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को भी डिटेक्ट करता है, लाइकवाइज स्पाइना बाइफिडा या एनेंसेफली, ठीक है, क्योंकि न्यूरल पोर्स का क्लोजर बेसिकली तकरीबन 4th वीक में हो जाता है ना, ठीक है। तो आप कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को भी बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, दूसरा ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है। जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है इसमें जो बेसिकली मशीन होती है जिसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, वो बेसिकली वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना बेसिकली हमारी स्क्रीन के ऊपर वो सारा सोनोग्राम जो है ना वो बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांस एब्डोमिनल में एब्डोमेन से जो है ना हम एक्सरे को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्राउन रम्प लेंथ मेथड, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं फ्रॉम हेड ऑफ फीटस से लेके उसके रम्प तक, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्राउन हील लेंथ, ठीक है। क्राउन हील लेंथ क्या होती है? अच्छा, इसमें हम जो है ना बेसिकली एम्ब्रियो की लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं उसके हेड से लेके, मींस क्राउन से लेके, ठीक है, कहाँ तक, उसके फुट तक यानी हील तक। अच्छा, इसमें हम ओवरऑल बॉडी लेंथ को मेजर करते हैं। दिस इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन क्राउन रम्प लेंथ एंड क्राउन हील लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ में हम बटक्स तक लेंथ को मेजर कर रहे थे जिसको हम CRL बोलते हैं, लेकिन क्राउन हील लेंथ में हम ओवरऑल बॉडी लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर आपने बेसिकली एज ऑफ एम्ब्रियो को एस्टिमेट करवाना है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मींस 13 वीक्स के बाद अगर आपने एम्ब्रियो की एज को एस्टिमेट करवाना है, यू शुड यूज़ क्राउन हील लेंथ, ठीक है। अच्छा, इससे आप बेसिकली फीटस की ग्रोथ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड ये कब करवाया जाता है?
सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में? अच्छा, बेसिकली इसमें भी एक्स-रे ही होता है, या ट्रांस वेजाइनल होगा या ट्रांस एब्डोमिनल होगा। अच्छा, ट्रांस जो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है ना, दैट इज़ मोर सेफर देन ट्रांस एब्डोमिनल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड न्यूट्रिशन स्टेटस वगैरह बेबी का चेक कर सकते हैं कि भाई बेबी मीन्स के मतलब उसको मदर को क्या खाना चाहिए, ठीक है, क्या बेबी की डेवलपमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही, मीन्स ऑल दी डेवलपमेंटल प्रोग्रेसेस, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं बाय द यूजिंग क्राउन हील लेंथ मेथड। एक तो हम एज मेजर करते हैं, एज में हम क्या लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, एंड साथ में एबनॉर्मलिटीज़ को, ठीक है, बेबी की प्रोग्रेस को, न्यूट्रिशन स्टेटस को, ये सारी चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है जब एक बेबी पैदा होता है ना, नॉर्मल उसका जो वेट होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3000 से लेके 3500 ग्राम, इतना जो है ना बेसिकली वेट होता है किसका, एक नॉर्मल बेबी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जब नॉर्मल बेबी पैदा होता है इसका कितना वेट होता है, 3000 से लेके 3500 ग्राम, ये इतना वेट होता है किसका, बेबी का। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है पता है आपको? जो हमारी अफ्रीकन एलिफेंट होती है ना, अफ्रीकन एलिफेंट कुछ एशियन होती हैं, कुछ अफ्रीकन होती हैं। अफ्रीकन एलिफेंट जब पैदा होती है तो इसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, तकरीबन 120 से लेके 150 किलोग्राम तक इसका वेट होता है, ठीक है। 120 से लेके 150 किलोग्राम तक बेसिकली इसका वेट होता है। एंड बेसिकली अच्छा, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होती हैं ना, इनका जो गेस्टेशनल पीरियड होता है वो तकरीबन 24 मंथ्स होता है, 24 मंथ्स, ठीक है। हमारा ह्यूमन का जो बेसिकली गेस्टेशनल पीरियड होता है वो कितना होता है, 9 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स, या आपको पता है कि 38 वीक, कितना हमारा गेस्टेशनल पीरियड है। लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है इसका गेस्टेशनल पीरियड 24 मंथ्स है, एंड उसका वेट कितना होता है जब वो पैदा होता है, तो 120 से लेकर 150 किलोग्राम, ठीक है। एंड हमारा तकरीबन 3 किलोग्राम वज़न होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, RU486, जिसको हम माइफीप्रेस्टोन बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बाज़ार में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो RU486 है, दिस इज़ माइफीप्रेस्टोन, ये बेसिकली अर्ली ऑन प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करती है। मीन्स अगर आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है ना बिफ़ोर 10 वीक्स, अगर आपने बिफ़ोर 10 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो यू शुड यूज़ माइफीप्रेस्टोन, या जिसको हम RU486 भी बोलते हैं। ये इसका फार्मूला है, ये इसका नेम है, ठीक है। अच्छा, ये 10 वीक तक काम करता है, 10 वीक के बाद ये काम नहीं करता। आफ्टर 10 वीक्स सर्जिकल एबॉर्शन करवाई जाती है। सर्जिकल एबॉर्शन में बेसिकली यही होता है कि बेसिकली वेजाइना के थ्रू, ठीक है, हम सारा जो यूट्रस का मटेरियल होता है उसको बाहर कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, सर्विक्स को बेसिकली थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे यू कैन से ड्रग्स देते हैं, ठीक है, पेन किलर्स वगैरह देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना उसको थोड़ा एनेस्थीसिया वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। देन आफ्टर सर्जिकल एबॉर्शन की जाती है, तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर सर्जिकल एबॉर्शन कंप्लीट हो जाती है, 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो RU486 है, जो बेसिकली 10 वीक से लेके 10 वीक तक हमारा काम करता है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक है, मीन्स प्रोजेस्टेरोन से ऑपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको ब्रेक डाउन करता है, वहाँ से एम्ब्रियो को डिटैच करता है, सर्वाइकल लाइनिंग को सॉफ्ट करता है, क्योंकि जब एक बेबी ने बाहर आना है ना तो सर्वाइकल को लाजमी सॉफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइटस इन्वर्सस के बारे में। साइटस इन्वर्सस में क्या होते हैं कि हमारे जो मेजर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो थोरेसिक हो या एब्डोमिनल, थोरेसिक एज वेल एज एब्डोमिनल ऑर्गन, अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, मींस वो अपने अपोजिट साइड पे बन गया, जैसे इसका साइटस इन्वर्सस। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी हार्ट जो है ना इसको लेफ़्ट साइड पे बनना होता है। अगर हमारी हार्ट राइट साइड पे बन गई, दिस इज़ अ साइटस इन्वर्सस, ठीक है। अगर किसी ऑर्गन ने हमारी बॉडी में बेसिकली लेफ़्ट साइड पे बनना है, अगर वो राइट साइड पे बन गया, दिस इज़ अ साइटस इन्वर्सस। साइटस इन्वर्सस में यही होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने मिरर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। मिरर्ड मीन्स अपोजिट साइड पे बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ये है कि जो हमारी हार्ट है,
समटाइम ये राइट साइड पे बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें क्या होता है कि हमारी हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड के बजाय राइट साइड पे बनती है। अच्छा, ये जो साइटस इन्वर्सस है इसके टाइप होते हैं। साइटस इन्वर्सस टोटलिस होती है, साइटस इन्वर्सस विद डेक्स्ट्रोकार्डिया, साइटस इन्वर्सस विद लिवोकार्डिया। इसमें क्या होता है, साइटस इन्वर्सस टोटलिस में हमारा जो कंप्लीट रिवर्सल होता है ना, वो थोरेसिक एज वेल एज एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इन सब का बेसिकली रिवर्सल होता है किसमें, साइटस इन्वर्सस टोटलिस में। अच्छा, साइटस इन्वर्सस डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि जो हमारी सिर्फ हार्ट है ना, हार्ट रिवर्स होती है एंड साथ में एब्डोमिनल ऑर्गन्स वो रिवर्स होते हैं। मींस हार्ट हमारी कहाँ पे होगी, राइट साइड पे होगी, एंड हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है जिसमें हमारा स्टमक आ गया, ठीक है, हमारी स्प्लीन आ गई, ठीक है, हमारा यू कैन से इंटेस्टाइन्स आ गए, ठीक है, हमारा जितने भी लिवर आ गया, ठीक है, हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं ना वो रिवर्स्ड होते हैं। अच्छा, साइटस इन्वर्सस विथ लिवोकार्डिया, दिस इज अ सो क्रिटिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स रिवर्स्ड होते हैं, लेकिन जो हमारी हार्ट होती है ना वो लेफ़्ट साइड पे होती है। ये बहुत रिस्की कंडीशन होता है, इसमें ऑलमोस्ट बेबी की डेथ होती है, क्योंकि देखें हार्ट हमारी नॉर्मल पोजीशन पे, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स हैं, विज़रा हैं, ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। इस वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होगा, ये सारी चीज़ें होगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो दिस इज द मोस्ट रिस्की कंडीशन। अगर कोई बच्चा साइटस इन्वर्सस विथ लिवोकार्डिया के साथ पैदा होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो साइटस इन्वर्सस टोटलिस है ना, ये बेसिकली नॉर्मल कंडीशन है। मीन्स समटाइम ऐसा होता है कि बंदा 50 साल का हो जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भाई मैं साइटस इन्वर्सस टोटलिस का पेशेंट हूँ, उसने अपनी एंडोस्कोपी नहीं करवाई होती, ठीक है। तो साइटस इन्वर्सस टोटलिस से जो बंदा होता है ना वो बेसिकली बच जाता है, ठीक है, लेकिन इससे नहीं बच सकता। तो ऑफनली जो साइटस इन्वर्सस टोटलिस है ये बेसिकली एसिम्टोमेटिक होता है, आपको पता ही नहीं चलता। मैनी पीपल्स लिव्स एज नॉर्मल, मैंने आपको बताया कि 50 साल तक ये लोग ज़िंदा रहते हैं, 60 साल तक से 70 साल तक ज़िंदा रहते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ऑल्डेस एजेनेसिस, जिसमें कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में एब्सेंट होता है। रीनल एजेनेसिस में हमारी किडनीज एब्सेंट होती हैं। कॉर्पस कैलोसम में एजेनेसिस में हमारा जो कॉर्पस कैलोसम होता है, जो बेसिकली 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा होता है, वो बेसिकली एब्सेंट होता है, ठीक है। पल्मोनरी एजेनेसिस, इसमें लंग्स की एब्सेंस होती है, ठीक है। लिम्ब एजेनेसिस में कोई लिम्ब या पार्ट ऑफ लिम्ब एब्सेंट होता है। मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, स्पेशली यूट्रस वगैरह, वो सारी चीज़ें वो तो प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो हमारी अपर वेजिना है वो भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हमारी वेजिना होती है ना वो उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। जो स्पेशली जो लोअर वेजिना होती है वो बेसिकली आपको सही से नज़र नहीं आएगी, ठीक है, वो सही से डेवलप नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ना फीटल पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं। एंड फीटल पीरियड बेसिकली 9th वीक से लेके 38 वीक तक रन करता है। मीन्स ऐसा पीरियड जो 9th to 38 वीक तक रन करता है वो बेसिकली हमारी बॉडी का एम्ब्रियोनिक स्टेज का फीटल पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 9th to 12th वीक में कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। अच्छा, जैसे ही 9th वीक स्टार्ट होता है तो जो हमारा लिवर है ना, दिस इज़ अ साइट ऑफ एरेथ्रोपोइसिस, मींस रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हमारे लिवर में होती है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेमेटोपोइसिस, आप हेमेटोपोइसिस भी बोल सकते हो, बट स्पेशली जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो एरेथ्रोपोइसिस का होता है। तो 9th वीक के स्टार्टिंग में जो हमारी एरेथ्रोपोइसिस है वो बेसिकली लिवर में होती है। एंड तकरीबन जैसे ही 12th वीक ख़त्म होता है तो हमारी एरेथ्रोपोइसिस स्प्लीन में आ जाती है। पहले 4th वीक में हमारी बेसिकली जो एरेथ्रोपोइसिस वो कहाँ पे हो रही थी, यॉर्क में हो रही थी ना। तो अब 9th वीक में कहाँ पे आ गई, 9th वीक में लिवर में, ठीक है। 12th वीक में कहाँ पे आ गई, स्प्लीन में। आगे जाके तकरीबन 25th वीक में हमारी हेमेटोपोइसिस ट्रांसफ़र हो जाती है बोन मेरो में। कहाँ पे, बोन मेरो में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर हो चुके होते हैं एट दिस स्टेज। हमारा फेस ब्रॉडर होता है, आइज़ वाइडली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ईयर्स अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेग्स होती हैं, लेग्स वो शॉर्टर होती हैं, थाई स्मॉलर होते हैं, लेकिन हमारी जो अपर लिम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल लेंथ अज्यूम कर चुकी होती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जो अपर लिम्स होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्स। अच्छा,
9th वीक के अंदर मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया सेम होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया सेम होते हैं। बट ये है कि जैसे ही 12th वीक ख़त्म होता है ना, तो वो जेनिटेलिया अपने मेच्योर फॉर्म में पहुंचते हैं, बट उनकी डिफ्रेंसिएशन नहीं होती ओवरी एंड टेस्टिस में। डिफ्रेंसिएशन ओवरी एंड टेस्टिस में अभी तक नहीं होती, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेक्स डिफ्रेंसिएशन है वो बेसिकली 16th वीक में होती है। कब होती है? 16th वीक में आप एस्टिमेट कर सकते हो कि दिस इज़ अ मेल एम्ब्रियो और फीमेल एम्ब्रियो, ठीक है। तो 12th वीक के एंड तक भी यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। अच्छा, उसके बाद 9th to 12th वीक के स्टार्टिंग डेज में बेसिकली फीटल किडनीज़ जो है ना वो फंक्शनल होती हैं, एंड जो फीटल किडनीज़ हैं उनको हम बोलते हैं मिटेनिफ्रोज बोलते हैं उनको, ठीक है। एंड दूसरी बात, जो हमारे आईलिड्स होते हैं इनकी फ्यूजन होती है 12th वीक में। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 13 से लेकर 16 वीक में कौन से की इवेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, बट एट दिस स्टेज वी आर रिवाइजिंग दिस थिंग, ठीक है। ओसिफिकेशन ऑफ स्केलेटन बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है, मीन्स स्केलेटन बन रहा होता है। जब स्केलेटन बन रहा होता है, स्पेशली हमारे जो लोअर लिम्स है ना, अब उन्होंने बनना है, क्योंकि अपर लिम्स तो बन चुकी होती हैं। एट दिस स्टेज जो लोअर लिम्स होती हैं वो प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरीज डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी हैं, एंड उसके अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट एट दिस स्टेज यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो अपनी डेफिनेटिव पोजीशन पे आ जाते हैं। फीटस अपनी लेंथ को बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। सेक्स ऑफ फीटस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एक तो उनके गोनैड्स विजिबल हो गए, साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी विजिबल होते हैं। मेल होगा तो उसमें पेनिस आपको नज़र आएगा, स्क्रॉटम नज़र आएगा, ठीक है। फीमेल के अंदर आपको उसकी वेजाइना नज़र आएगी, उसके अंदर उसका आपको क्लाइटोरस नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो क्लाइटोरस एंड पेनिस है, दीज आर यू कैन से होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, क्योंकि इनकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लाइटोरस एंड पेनिस की साइज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि जो क्लाइटोरस होता है ना, ये बेसिकली डीपली पेनिट्रेटेड होता है। ये क्लाइटोरस भी डीपली पेनिट्रेटेड होता है, बट ये जो हमारा पेनिस है वो सुपरफिशियली हमें नज़र आता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि भाई पेनिस इज़ लार्जर देन क्लाइटोरस, बट एक्चुअली क्लाइटोरस एंड पेनिस की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है। बाकी ये डिफरेंस होता है कि क्लाइटोरस थोड़ा सा थिनर होता है, बट पेनिस समटाइम इसकी जो विड्थ है वो तो वेरी करती है, बट ये कि क्लाइटोरस है ऑब्वियसली ये विड्थ में बड़ा ही होगा, ठीक है। बट इनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है क्लाइटोरस एंड पेनिस की। अच्छा, उसके बाद आइज़ जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है एंटीरियर साइड पे रेदर देन एंटीरोलेटरल साइड। इसकी वजह से जो फीटस होता है वो मोर ह्यूमन लाइक हमें नज़र आता है, ठीक है। एंड अच्छा, इस स्टेज पे मैंने आपको बताया कि जो ओसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना, तो इसकी वजह से फीटस मूवमेंट करता है, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट इतनी स्लो होती है जिसको मदर फील नहीं कर पाती। इट मीन्स दैट कि 16th वीक तक मदर को अपने बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है, बेसिक लंग्स स्ट्रक्चर बनते हैं, दीज आर ब्रैंकियल ट्रीज, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 17 से लेकर 20th वीक के अंदर कौन से की इवेंट्स होते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे क्विकनिंग होती है जिसमें स्ट्रांग फीटल मूवमेंट होती है एंड वो मदर फील करती है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि 20th वीक पे जो फीटस मूवमेंट करता है ना, वो मूवमेंट मदर फील कर सकती है, लेकिन जो 16th वीक तक फीटस की मूवमेंट थी वो मदर फील नहीं कर रही थी, क्योंकि इसका डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो हमारा स्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ फीटस स्लो होती है, लेकिन जो लिम्ब्स होती हैं उनकी ग्रोथ रैपिड होती है, ठीक है। एंड 17 से लेकर 20th वीक में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये होता है कि ब्राउन फैट की प्रोडक्शन होती है। एंड ब्राउन फैट क्या करती है, हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है। अच्छा देखें, फैट के दो टाइप्स होते हैं ना, फैट के दो टाइप्स, एक होती है वाइट फैट, ठीक है, दूसरी होती है ब्राउन फैट। जो वाइट फैट है इससे आगे जाके हमारी एटीपीज़ बनती है ना, इससे आगे जाके हमारी एटीपीज़ बनती हैं, लेकिन ब्राउन फैट इससे आगे जाके हीट बनती है, ठीक है। ये एनर्जी नहीं बनाती, ये हीट बनाती है। अच्छा,
ये बेसिकली हमारे कहाँ पे एक्सिला वाले रीजन्स में बहुत ज़्यादा होती है। एंड एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि फीटस के अंदर ब्राउन फैट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है। अच्छा, 17 से लेकर 20 वीक में क्विकनिंग होगी, मीन्स स्ट्रांग फीटल मूवमेंट होगी, मीन्स उसको मदर फील कर सकेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फीटस की ग्रोथ होगी वो स्लो होगी, लेकिन जो लिम्स की ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ब्राउन फैट की प्रोडक्शन होगी जिसका काम क्या होता है कि हीट को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ब्राउन फैट को हम एक और नाम देते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है कि ये बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाता है। कब बना किस तरह बचाता है? देखें, जब एक बेबी अपनी माँ की बॉडी के अंदर होता है ना, तो माँ की बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो बेबी बाहर आता है, ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत यू कैन से कम होता है। तो इस टाइम बेबी को जो है ना बेसिकली हाइपोथर्मिया से बचाना किसका काम होता है? ब्राउन फैट का होता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्राउन फैट हीट की प्रोडक्शन क्यों करती है? बिकॉज़ इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन होती है व्हिच इज़ नोन एज़ अनकपलिन प्रोटीन 1, व्हिच इज़ नोन एज़ अनकपलिन प्रोटीन 1 या यूसीपी 1। ये यूसीपी 1 या अनकपलिन प्रोटीन 1 ये बेसिकली हीट प्रोडक्शन में की रोल प्ले करती है। अच्छा, 17 से लेकर 20 वीक के अंदर कुछ और इवेंट्स भी होते हैं। वर्निक्स कैसियोसा की फॉर्मेशन होती है। वर्निक्स कैसियोसा बेसिकली देखें, जब बेबी पैदा होता है ना, तो उसकी सरफेस के ऊपर एक क्रीमी लाइक आपको मटेरियल नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। ये चीज़ मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा इस तरह का मतलब चीज़ लाइक मटेरियल होता है, क्रीमी लाइक मटेरियल होता है। अगर आपने किसी बेबी को पैदा होते देखा है, ठीक है, तो आपको वो बेसिकली उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल क्रीमी लाइक होती है, ठीक है। उस जो क्रीमी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक फैटी सीक्रेशन होती है एंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो फीटस के सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड साथ में फीटस में एक फाइन हेयर्स होते हैं जिनको हम लेंगो बोलते हैं। तो लेंगो जो है ना, ये भी बेसिकली वर्निक्स कैसियोसा की फॉर्मेशन करते हैं। एंड साथ में जो एपिडर्मिस होती है वो तो डेड ही होती है, तो डेड एपिडर्मिस जो है ना, ये बेसिकली कैसियोसा की फॉर्मेशन करती है। ये बेसिकली फीटस को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, वर्निक्स कैसियोसा की क्या कंपोजिशन होती है? इसमें बेसिकली 80% वाटर होता है, 10% लिपिड्स होते हैं, 10% प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपने याद रखनी है कि वर्निक्स कैसियोसा के अंदर 80% वाटर, 10% लिपिड एंड 10% प्रोटीन होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली एज अ बैरियर काम करता है एंड ये बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, ये बेसिकली बेबी को रब कर सकता है, बेबी की स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इस स्किन डैमेज से बेबी को कौन बचाता है? वर्निक्स कैसियोसा बचाता है। एंड ये बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग बर्थ। देखें, जब बेबी की बर्थ हो रही होती है ना, तो एट दिस स्टेज लुब्रिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लुब्रिकेशन एक तो जो वेजाइना होती है एंड सर्विक्स, एक तो वो डायलेट होती हैं, ठीक है, डायलेट होती हैं, साथ में उनमें कुछ ऐसी सीक्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से वेजाइना बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट हो जाती है, ठीक है। एंड ये दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब एक यू कैन से फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ यू कैन से इंटरकोर्स कर रही होती है, एट दिस टाइम भी लुब्रिकेशन होती है ऑटोमेटिकली। दिस इज़ अ सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस, ठीक है। तो बट बर्थ के टाइम तो हमें लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना, तो लुब्रिकेशन में कंट्रीब्यूशन इस वर्निक्स कैसियोसा का भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स विच आर लैक्टोफेरेंस, डिफेंसिन्स, लाइसोसोम, जो बेसिकली बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं ड्यूरिंग यूट्रो स्टेज एंड बर्थ स्टेज। अच्छा, एट दिस स्टेज बेसिकली आईब्रोज वगैरह, आई लैशेज़ वगैरह, हेड हेयर्स, ये सारी चीज़ें विजिबल होते हैं। बॉडी ऑफ फीटस इज़ कवर्ड विथ लेंगो हेयर्स। अच्छा, ये लेंगो हेयर्स अभी बन चुके हैं ना, 70 से लेकर 20 वीक तक ये लेंगो हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये वर्निक्स कैसियोसा की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन हेयर्स का बेसिकली टेम्परेचर मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा रोल होता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस में, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जो लेंगो हेयर्स होते हैं ना, ये बनते तो हैं लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने शेड होना होता है, ये शेड हो जाते हैं आखिर में। अगर कोई बच्चा प्री मैच्योर होता है, मीन्स प्री मैच्योर बेबी की जो है ना बेसिकली बर्थ हो गई, तो प्री मैच्योर बेबी के अंदर तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेंगो हेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने टाइम पे पैदा होता है तो उसमें लेंगो हेयर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि अगर कोई प्री मैच्योर बेबी है, अपनी मतलब कि टाइम पीरियड से पहले बन गया, तो उसमें लेंगो हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड
उस बेबी में लाइफ टाइम बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बैक ऑफ स्किन पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको हेयरी पर्सन्स भी नज़र आते हैं। ये बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये इनकी प्री मेच्योर जो है ना बर्थ हुई थी। एंड एक चीज़ मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं, जिन जिन बंदों के अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर्स होते हैं ना, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि उनकी जो बर्थ है ना वो अपने टाइम से पहले हुई थी, ठीक है। लेकिन जिन बंदों की बर्थ प्रॉपर टाइम पे होती है ना, उनमें एक तो लेंगो हेयर्स बहुत कम होते हैं, एंड लेटर ऑन लाइफ के अंदर उनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। दे हैव नॉट कोर्स जो फेशियल हेयर एज वेल एज बॉडी हेयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 17 से लेकर 20 वीक तक जो हमारी हार्ट होती है, इसके साउंड को आप सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ठीक है। अच्छा, जैसे ही 20th वीक ख़त्म होता है ना, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड वो बेसिकली कहाँ पे आ जाते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। लेकिन जो इनकी कंप्लीट डिसेंडेंस है वो कब कंप्लीट होती है, तकरीबन 38 वीक में हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे आते हैं, 38 वीक में टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं, ठीक है। एंड 20th वीक में हमारा जो टेस्टिस है वो कहाँ पे आते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में आते हैं। एंड जो टेस्टिस का जो बेसिकल डिसेंडेंट्स है ना, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। समटाइम कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक टेस्टिस होता है, जिनको हम बोलते हैं यूनी टेस्टिकुलर। एंड ये जो बंदे होते हैं ना, ये बेसिकली मेडिकली अनफिट होते हैं। लाइकवाइज जब हम कोई आर्मी की मेडिकल करवाते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने अपनी आर्मी की मेडिकल करवाई थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे, देवर यूनी टेस्टिकुलर, जिनके पास सिर्फ एक टेस्टिस था, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब 38 वीक चल रहा होता है ना, तो टेस्टिस डिसेंड होते हैं, ठीक है। पहले एक टेस्टिस डिसेंड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद एक और टेस्टिस डिसेंड होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि एक टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है, उसकी डिसेंडेंस नहीं होती। सो दीज पर्सन्स आर यूनी टेस्टिकुलर एंड ये मेडिकली अनफिटेड होते हैं। अगर किसी भी फोर्स में ये जाते हैं तो दे आर रिजेक्टेड, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इसमें इन लोगों के अंदर बेसिकली जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो सकती है, लेकिन ये चीज़ भी वेरी करती है। लेकिन इनके अंदर स्पर्म काउंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा रोल किस में होता है, बेसिकली हमारी स्पर्म के फॉर्मेशन में ना। तो यूनिट टेस्टिकुलर पर्सन्स में स्पर्म काउंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो ये पर्सन समटाइम प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकते हिज पार्टनर, ठीक है। अच्छा, तो 20th वीक में हमारे टेस्टिस डिसेंड होते हैं एंड कहाँ पे आते हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में आते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 21 से लेकर 25th वीक में कौन से इवेंट्स होते हैं। एक तो बेबी सस्टेंशियल वेट गेन करता है, इसकी स्किन रिंकल हो जाती है। अच्छा, याद रखना, ये जो रिंकलिंग ऑफ स्किन है ना, ये इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आगे जाके ये रिंकलिंग ख़त्म होती है। कब ख़त्म होती है, अगर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाती है ना, तो ये रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, बेबी राउंडेड हो जाता है, ठीक है, उसकी अच्छी सी अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है, एंड रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। 21 से लेकर 25th वीक में ये रिंकल्स आते हैं, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने ख़त्म होना होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बेबी में कितना फैट स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, स्किन पिंक टू रेड कलर में होगी, क्योंकि हमारी ब्लड कैपिलरीज विजिबल होती हैं। फिंगर के नेल्स वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जो टो के नेल्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, कंप्लीट डेवलप नहीं होता है। जैसे 21th वीक ख़त्म होता है, आइज़ की मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। 24th वीक में लंग्स जो है ना वो सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सर्फेक्टेंट को कौन प्रोड्यूस करता है, सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स या नीमोसाइट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट BCQ कि सर्फेक्टेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नीमोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अगर देखें 21 से लेकर 25th वीक तक किसी बेबी के लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं है ना, तो वो बेबी मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे बेसिकली जो हमारा ब्रेन है ना वो रैपिडली ग्रो करता है। ब्रेन रैपिडली ग्रो करता है किस तरह से कि ब्रेन में फोल्ड्स आते हैं, ग्रूव्स आते हैं। ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं उसको हम गायरस बोलते हैं, इसके जो ग्रूव्स होते हैं उसको हम सल्कस बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पे बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना वो रैपिडली ग्रो करता है, स्पेशली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है विच इज़ साइट ऑफ सेंसरी एरिया, ठीक है। हमारे जो जितने भी सेंसरी एरियाज़ है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड है। हमारे इंटेलिजेंस बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड है। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, एक इंसान को इतना अक्ल है, तो क्यों है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से, ठीक है। तो ब्रेन रैपिडली ग्रो करता है, उसको रिंकल्ड अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। एट दिस स्टेज बेसिकली बेबी रेस्पिरेटरी मूवमेंट स्टार्ट करता है एंड दैट इज़ नॉट अ ट्रू गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। हियरिंग फंक्शन बेसिकली यू कैन से
आ जाता है बेबी के अंदर, ठीक है। मींस बेबी जो है ना एक्सटर्नल साउंड एज वेल एज मैटरनल साउंड दोनों को रिस्पॉन्ड कर सकता है। इट मीन्स दैट अगर अगर मदर जो है ना किसी बड़ी महफिल में चली गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रही है तो बेबी उस साउंड को रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। साथ में जो मैटरनल वॉइस है, अगर मदर बहुत ज़्यादा चीखें कर रही है, क्राइंग कर रही है, तो उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जो हमारा हेमेटोपोइसिस वाला प्रोसेस है ना, ये बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, बोन मैरो में। मैंने आपको बताया था कि 4th वीक में हमारा हेमेटोपोइसिस कहाँ पे था, यॉर्क सैक में, ठीक है। 9th वीक में कहाँ पे आता है, लिवर में। 12th वीक में कहाँ पे आता है, स्प्लीन में। 25th वीक में कहाँ पे आता है, बेसिकली बोन मैरो में। एंड अल्टीमेटली इसमें कहाँ पे रहना है, बोन मैरो में रहना है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे बेबी का कितना वेट होता है, 600 से लेके 800 ग्राम, ये चीज़ भी वेरी करती है। अच्छा, अभी हम जो है ना पढ़ रहे हैं 26 से लेकर 29th वीक तक कौन से इवेंट्स होते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे बेसिकली बेबी जो है ना वो एडिक्वेट गैशियस एक्सटेंड करता है, क्योंकि प्राइमरी अल्वेओलाई जो है ना वो डेवलप होते हैं इस स्टेज पे, ठीक है। एंड हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है एट इस स्टेज पे, बेसिकली क्योंकि हमारा स्पेशली हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसने बहुत ज़्यादा डेवलप होना है। अगर किसी का सेरिब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। मैथमेटिकल स्किल्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा आती होंगी, ठीक है, रीजनिंग वाली चीज़ें, ठीक है। स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स का डेवलप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इस स्टेज पे जो स्किल की रिंकलिंग होती है ना वो लास्ट होती है बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। हेमेटोपोइसिस अब बोन मैरो में होगी। टोज के नेल्स होते हैं ना अब वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। वो बेबी जो है ना आउटसाइड द वॉम मीन्स यूट्रस से बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। फीटस बेसिकली रिदमिक ब्रीदिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है, बट वो एक्चुअल ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं होती जिस तरह से हम आउटसाइड एनवायरनमेंट करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू ब्रीदिंग, लेकिन वो ब्रीदिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो हैं बेसिकली वो स्ट्रांग एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेट होती है बेबी में, जिसकी वजह से बेबी राउंड अपीयरेंट होना शुरू होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 30 से लेकर 34th वीक में क्या होता है कि एंड ऑफ दिस पीरियड बेसिकली स्किन पिंक एंड स्मूथ होती है। अपर एंड लोअर लिम्स इनकी कभी अपीयरेंस होती है, ठीक है। लेंगू हेयर्स जो होते हैं ना वो अब डिसअपीयर होते हैं, स्पेशली फ्रॉम द फेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लेंगू हेयर्स ने डिसअपीयर ही होना है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस करना। इन कुछ और काम भी होते हैं इनके, ठीक है। क्या, वर्निक्स कैसियोसा की फॉर्मेशन करना, वर्निक्स कैसियोसा की फॉर्मेशन करना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने डिसअपीयर ही होना है। बट अगर कोई प्री मेच्योर बेबी होगा तो उसमें यू कैन से लेंगो हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखेंगे कोई की फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्पेशली बैक इसमें बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेल रीच करते हैं एट द एंड ऑफ फिंगर्स पे, ठीक है। अगर इस स्टेज पे कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मेंटलिटी का इशू होगा, उसका ब्रेन प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इस स्टेज पे ब्रेन की रैपिड ग्रो हो रही होती है, स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है। एंड जितना सेरिब्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप होगा इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई मदर कम एज की है, मीन्स 18th ईयर की एज वाली मदर है, ठीक है। अगर इसको कोई बच्चा पैदा होगा ना तो उसका बच्चा यू कैन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। अगर कोई मदर उसकी एज बढ़ गई, मीन्स 35 ईयर्स हो गई या 32 ईयर्स हो गई, इस एज में अगर कोई मदर शादी करती है ना तो उसके बच्चे जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। इस वजह से बोलते हैं कि योर पार्टनर शुड बी ऑफ यू कैन से लेसर एज, ठीक है, ताकि जो आपके बेबीज़ हों वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मेल की एज मैटर नहीं करती, किसकी एज मैटर करती है, मदर की एज। जितनी मदर की एज कम होगी ना इतने आपके बेबी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन में सल्कस एंड ग्रूव अब वो डीपर एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज पे जो ना बच्चा बेसिकली सकिंग करना सीखता है, दिस इज़ अ इनेट लर्निंग, ठीक है। बच्चा बेसिकली स्वेलिंग करना सीखता है, ठीक है। इस स्टेज पे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ब्रीदिंग मूवमेंट करता है विच इज़ अ रेगुलर एंड फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 34 से लेकर 38th वीक तक कौन से इवेंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं ना
एट द एंड ऑफ 36 वीक लेफ्ट टेस्टिस डिसेंड होता है, ठीक है 36। लेकिन जैसे 38 वीक ख़त्म होता है तो बोथ द टेस्टिस आर डिसेंडेड। अगर कोई एक रह भी गया ना तो दीज पर्सनस आर यूनिटेस्टिकुलर। अच्छा, लेंगो हेयर्स जो हैं वो बेसिकली डिसअपियर हो जाते हैं कम्प्लीटली। नेल्स जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं ऑन द एंड्स ऑफ फिंगर्स एंड टोस, ठीक है। एट द एंड ऑफ 36 वीक हेड एंड एब्डोमेन इक्वल साइज के हो जाते हैं, ठीक है। बेबी हैज़ स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन टू लाइट, वो लाइट के रिफ्लेक्स को ओरिएंटेड कर सकता है, ठीक है। बोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, स्कल्स के बोन बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस वजह से अगर आपको पता है ना कि अगर कोई बेबी होगा इसके स्कल के बोन्स बहुत ज़्यादा रेजिलेंट होंगे। मीन्स कि अगर कोई बच्चा उसको स्कल में कोई चोट लगती है, इंजरी लगेगी तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। दीज बोन्स आर रेजिलेंट, ठीक है। बट अगर कोई अडल्ट है उसको स्कल में कोई फ्रैक्चर होता है, इंजरी होती है तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 38 वीक जैसे ख़त्म होती है ना तो बच्चे में स्लीप वेक साइकिल यू कैन से मेंटेन होती है बाय द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में जितनी भी साइकिल्स होती हैं ना उनको मेंटेन कर रहा होता है। लाइक अगर फीमेल है तो यू कैन से इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कौन जनरेट करता है, ये बेसिकली हमारा हाइपोथैलेमस जनरेट कर सकता है। दीज आर ऑल अबाउट यू कैन से फर्स्ट वीक से लेके 38 वीक तक हमने सारे यू कैन से वीक्स को कवर कर दिया, ठीक है। सो इट इज़ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दी वीडियोज़, ठीक है। मस्ट लाइक दी वीडियोज़, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन वो यू कैन से लाइक नहीं करते। सो इट इज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली वीडियोज़ को लाइक किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।